ओके, तो इसमें क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, दैट इज गिवन टू अस द वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ बॉडी मास इज 40 kg वाज फाउंड टू बी 2400। इसमें 2400 नहीं होगा, यहाँ पे 400 होगा, ठीक है, 2 नहीं होगा यहाँ पे ना। यूजिंग mass of earth 6 into 10 power 24 and radius of earth 6 into 10 power 6 meter, find the value of g. Let us say here what is given to us here, force is given to us, what is 400 newton, okay, and mass of object is given to us equal to 40 kg, and one is that mass of earth is given to us equal to 6 into 10 to the power 24 kg, and one thing is more, radius of earth is given to us 6.4 into 10 पावर 6 kg, ठीक है। तो हमें यहाँ पर सॉरी मीटर दे रखा, ठीक है, ये तो ये हो गया मीटर में। एंड लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ जी बाय दिस गिवन क्वांटिटी। तो हमें इसमें फाइंड करने हैं जी के बारे में। तो देखिए हमें एक फॉर्मूला पता होगा, आपको स्टार्टिंग में ही हम बता चुके हैं। यहाँ पे एफ इक्वल टू होता है यहाँ पे जी m1 m2 अपन आर स्क्वायर, ठीक है। तो हमें जी फाइंड करना है, तो जी को इधर रखेंगे, बाकी इधर भेज देंगे, ठीक है। तो ये हो गया एफ आर स्क्वायर अपन m1 इंटू m2 इक्वल टू जी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो ये वैल्यू इधर आ जाएगा, ठीक है, ये इधर जाएगा, तो मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो ये आपको पता होगा। तो हमें अगर वैल्यू पुट करना है तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो एफ का वैल्यू है 400, ठीक है। एंड आर स्क्वायर वॉट, आर स्क्वायर मतलब यहाँ पे दैट इज गिवन टू अस रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10 पे पावर 6 का होल स्क्वायर हो गया आर स्क्वायर, ठीक है। ये रेडियस ऑफ अर्थ हो गया। एंड m1 इंटू m2 मास ऑफ अर्थ, एक तो हो गया 40 kg ऑब्जेक्ट का, m1 और m2 हो गया मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और एक m2 लीजिए मास ऑफ अर्थ, दैट इज 6 इंटू 10 पावर 4 24 kg, है ना। तो इससे हमें जी फाइंड हो जाएगा इस तरीके से। तो इसको हम अगर सॉल्व करें ना यहाँ पे, तो ये आ गया मेरे पास यहाँ पे 400 इंटू 6.4 को 2 बार लिखना क्योंकि स्क्वायर है। एंड देखिए 10 पावर 6 का स्क्वायर मतलब 10 पे पावर 12 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पे आएगा 40 इंटू 6, ठीक है, 40 इंटू 6 और इंटू यहाँ पे 10 पावर 24। ये 2 पॉइंट उड़ेगा यहाँ पे ना, तो यहाँ पे 10 आएगा, और एक ये पॉइंट उड़ेगा तो यहाँ पे 10 आएगा। अब इसको अगर सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, तो दैट विल बी कम टू बी लाइक, ये तो आ जाएगा आपको 40, ये 0 0 कट जाएगा, 400 कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये 400 कट गया, तो 64 को अगर आप डिवाइड किया 6 से तो आएगा आपको 2 से, 2 3 से 6 एंड 2 से 32, और तो कुछ नहीं कटने वाला है यहाँ पे क्योंकि 10 का पावर के फॉर्मेट में है। तो 32 इंटू 64 आ जाएगा यहाँ पे, 32 इंटू 64 इंटू 10 पे पावर 12 हो गया यहाँ पे। एंड द डिवाइडेड बाय द नंबर 3 इंटू 10 पावर 25 कैसे, तो ये एक 10 था, एक इसमें ऐड हो गया, तो दैट इज जी। अब इसको अगर फर्दर हम सॉल्व करें ना, तो यहाँ पे कोई वैल्यू आने वाला है, क्या वैल्यू आएगा देख लेते हैं यहाँ पे। तो इसको सॉल्व करने के बाद, तो अगर इसको डिवाइड करें 32 इंटू 64, तो ये आपको यहाँ पे आ जाएगा, डिवाइड कीजिए 3 से तो 6.682 के अप्रोक्स आएगा ना यहाँ पे। तो 682 पॉइंट और भी कुछ आने वाला है 66, है ना, और डिवाइडेड बाय 10 पे पावर 12 एंड डिवाइडेड बाय 10 पावर 25। तो इसको आप माइनस कीजिएगा, यहाँ पे पावर ऊपर जाएगा तो माइनस होगा 6.82 इंटू 10 पे पावर 12 माइनस 25, दैट इज कम टू बी 6.8 इंटू 10 पे पावर, यहाँ पे एक पॉइंट कम रखिए, यहाँ से किसका देखें, है ना। तो ये 25 में से ये जगह 13 में से अगर यहाँ पे काम करते हैं यहाँ पे, देखिए इसको हम पूरा पहले लिख लेते हैं, 682 इंटू 10 पे पावर आ गया आपको माइनस का 13, है ना। 12 में से 25 जगह 13 आएगा, तो हमको यहाँ से 2 जीरो से निकाल के देते जिसमें, है ना। तो ये आपका 6.8 इंटू 10 पे पावर यहाँ पे माइनस का 11 आ जाएगा, ठीक है यहाँ पे। तो ये आ गया आपको 6.7 या 8 के अप्रोक्स आता है आपका आंसर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर आएगा, है ना। ये जी का वैल्यू आ जाएगा आपको सॉल्व करने के बाद। तो जो जी का वैल्यू आएगा दैट विल बी 6.8 इंटू 10 पावर माइनस 11। तो देखिए थोड़ा सा इसमें वैल्यू में मिस था इसलिए, नहीं तो 6.7 इंटू 10 पावर माइनस 11 होता है, ये आपका एग्जैक्ट वैल्यू आता है। लेकिन 6.67 उस तरीके से वैल्यू आ जाएगा आपको, है ना। तो यहाँ पे लेकिन थोड़ा सा मिस था कैलकुलेशन में, इसलिए हम जो है यहाँ पे
अगर आप 24 लेके कीजिएगा तब तो बिल्कुल नहीं आएगा आंसर, ठीक है। आपको यहाँ पे ये जो दिया है 2400 है ना, तो 2400 अगर लेके सॉल्व कीजिएगा तो बिल्कुल आंसर आपको नहीं मिलने वाला है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है सेकंड में। ठीक, अगर आपको नहीं आया समझ में तो एक बार फिर से आप इस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। रिवाइज करके आपको क्लियर दिख जाएगा, ठीक है। या फिर कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, फिर होगा तो हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर देंगे इसको, ठीक है। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है वो। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन दे रखा है मेरे पास यहाँ पे, कंप्यूट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ बॉडी ऑफ मास 80 kg। तो मास दे रखा बॉडी का है ना, मास ऑब्जेक्ट 80 kg दे रखा है यहाँ पे, तो ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है यहाँ पे सरफेस ऑफ द अर्थ एंड गिवन द मास ऑफ अर्थ दैट इज 6 × 10⁻24 kg है ना। एंड नेक्स्ट दे रखा है रेडियस ऑफ अर्थ इक्वल टू 6.4 × 10⁻6 मीटर। एंड वन थिंग इज मोर गिवन जी का वैल्यू 6.67 × 10⁻11 दे रखा है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है तो पहली बात है स्मॉल जी है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, फोर्स ग्रेविटी जी। एंड दूसरी बात क्या फाइंड करना, एफ, ठीक है। यहाँ पे फोर्स कितना होगा, तो हमें ये दो चीज़ निकाल लेते हैं ना यहाँ पे, एक दूसरा फोर्स क्या हुआ ये निकाल लेते हैं। तो दोनों निकालने के लिए हमें ये जो डाटा है ये इनफ है ना, ये हम फाइंड कर सकते हैं। तो आपको पता होगा जी का जो फॉर्मूला होता है स्मॉल जी का, दैट इज जी इंटू मास ऑफ अर्थ होता है ना, कैपिटल जी इंटू मास ऑफ अर्थ होता है इंटू का आर स्क्वायर होता है ना, रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये आपको अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो आप थ्योरी पार्ट नीचे में वीडियो है, थ्योरी पार्ट देख लीजिए कैसे ये वैल्यू आता है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो जी का वैल्यू निकालने के लिए कैपिटल जी 6.67 × 10⁻⁻11 इंटू मास ऑफ अर्थ होता है 6.6 × 10⁻24, ये हो गया, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर के बारे में आपको पता है ये 24 है, आर स्क्वायर दैट इज 6.4 × 10⁻6 का होल स्क्वायर, ये हो गया आपको। तो यहाँ से अगर हम इसको कैंसिल करें 6.67 × 10⁻11 माइनस में है ना, इंटू 6 × 10⁻24 और डिवाइडेड बाई 6.4 इंटू 6.4 × 10 आ गया 12। स्क्वायर में है तो स्क्वायर में 2 बार लिखना पड़ेगा हमको, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होगा। आगे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं ना, तो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद ये आएगा आपको, देखिए ये पॉइंट उड़ जाएगा तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। और इसको काटने के बाद जो है ना, आपको सॉल्व करने के बाद जो है, सॉल्व करके हम बता रहे कितना आ जाएगा आपको इसका। तो ये जो वैल्यू होगा सॉल्व करने के बाद 9.77 के अप्रोच आता है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। आप इसको कैंसिल कैसे कर सकते हैं, ये पॉइंट हैगा, ये नीचे 100 आएगा ना, ये कट जाएगा। तो 10 पे पावर नीचे ऊपर 24 नीचे 12 तो 12 बचेगा। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपको आ गया 6.6 पॉइंट टूट गया था तो 667 आएगा यहाँ पे, इंटू 6 × 10⁻12 ये नीचे में है और 24 ऊपर में कट के 12 बचेगा ऊपर में ना, और डिवाइडेड बाई 64 × 64 ना, और एक बचेगा नीचे में आपको वैल्यू जो है दैट इज़ व्हाट, ऊपर में 11 है माइनस में, ठीक है। तो ये भी ऊपर में माइनस का 11 भी है। तो इन सबको सॉल्व करने के बाद आपको आएगा 9.77, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरीके से ये 11 वाला है ना ये टर्म है, तो ये आप कैंसिल करके निकाल सकते हैं। आगे जो वैल्यू है देखिए, आपको पूछा गया फोर्स कितना होगा, तो फोर्स इक्वल टू होता है एम इंटू जी। आपको पता होगा एफ इक्वल टू होता है एम इंटू जी है ना, एम इंटू ए जो है जी के बराबर हो गया यहाँ पे। तो मास इसका 80 kg इंटू 9.77 है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे दे रखा है मास जो दे रखा है यहाँ पे दैट इज 80 kg है, ठीक है, ये वाला। तो इसको अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो दैट विल बी, ये आपका आएगा 781.6 न्यूटन, ठीक है। इसका आंसर सही आपका है ना। तो ये जो मिलेगा आपको ये करेक्ट मिलेगा आप सॉल्व करने के बाद, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए थर्ड में क्वेश्चन दे रखा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून। मास ऑफ मून दे रखा है यहाँ पे, अगर हम बात करें तो मास ऑफ मून है दैट इज 7.4 × 10⁻22 kg, ठीक है, ये हो गया। अगर बात करें यहाँ पे तो रेडियस ऑफ मून जो है 740 किलोमीटर है ना ये, और इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, ध्यान रखना आपको। और जी दे रखा आपको 6.67 × 10⁻⁻11 है। यहाँ तक 2 डिजिट हम यूज़ कर रहे हैं ना।
तो हमें क्या फाइंड करना है, स्मॉल जी के बारे में आपको पता है कैसे फाइंड होता है स्मॉल जी, है ना, तो ये आपको ऑलरेडी पता है। तो स्मॉल जी के बारे में होता है जी, है ना, और मास ऑफ मून अपन आर स्क्वायर, रेडियस ऑफ मून। तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। जी के बारे में आपको दे रखा है 6.67 इंटू 10⁻11 and mass of moon is given to us what here 7.4 into 10⁻22 and let's given to us here r squared is what 1740, that is kilometer, and for to convert into meter we need to do here 10⁻3 r square is what here। अब इसको हम डिवाइड कर लें यहाँ पे, तो 6.67 इंटू 10⁻11 एंड इंटू 7.4 इंटू 10⁻22 एंड डिवाइडेड बाई ये वैल्यू जाएगा आपको 1740। ये 2 बार लिखना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर में है ना, और 10⁻3 का इसको 10⁻6 हो जाएगा यहाँ पे ना। अब ये आपको वैल्यू है कैंसिल करने हैं। पहले हम 10 का पावर जो उसको एक साथ कंबाइन कर लेते हैं। 10 का पावर जो है ये पॉइंट उड़ेगा तो यहाँ पे 2 जीरो आएगा, ठीक है, और ये पॉइंट उड़ेगा 1 जीरो यहाँ आएगा। बाकी जो ये 2 जीरो है, ठीक है, ये 2 जीरो है, इधर ऐड हो जाएगा। तो हम 667 इंटू 74 इंटू 10 पे पावर कितना 22, यहाँ प्लस में ये 11 माइनस में है ना, तो 11 बचेगा यहाँ पे ऊपर में। और नीचे में कितना आएगा, नीचे में देखिए 174 रखते हैं, 2 जीरो इसमें ऐड कर देंगे ना, तो 174 इंटू 174 इंटू 10 पे पावर 6 और 3 9 और 2 11 हो गया ना 11, ये दोनों कट जाएगा आपस में, ठीक है। कैसे, ठीक है, 10⁻6 प्लस 3 9 हो गया, 9 प्लस ये 2 जीरो 11 हो गया, और ऊपर में भी 11 था तो दोनों कैंसिल हो गया। अब इसको डिवाइड करना है, देखते क्या आ रहा आंसर। तो इसको डिवाइड करने के बाद आपको जो है 1.63 के अप्रोक्स आ रहा है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप इसको आप डिवाइड कर सकते हैं ना, 667 इंटू 74 डिवाइडेड बाई 174 इंटू 174, तो आपको जो है ये वैल्यू मिल जाएगा 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दैट इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है यहाँ पे, है ना। तो इस तरीके आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा। चलते फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या दे रखा है उसको समझिए। ठीक है, 4 में क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, कैलकुलेट द मास ऑफ द अर्थ गिवन g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड दूसरा कंडीशन को यहाँ पे दे रखा है रेडियस ऑफ अर्थ इक्वल टू 6370 किलोमीटर, ठीक है। एंड जी दे रखा हमको यहाँ पे 6.67 इंटू 10 पे पावर माइनस का 11, ठीक है। तो ये सारे वैल्यू से हमें क्या करना है, मास ऑफ अर्थ निकालना है। तो मास ऑफ अर्थ कितना होगा ये हमें फाइंड करना है। तो बस आसान इसमें ये सारे वैल्यू जो है गिवन जो है ये इनफ है निकालने के लिए। तो मास ऑफ अर्थ के लिए आपको ये पता होगा जी इक्वल टू होता है GME/r²। तो GME को इधर रखे, बाकी सब इधर रख दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जी हो गया इंटू r², है ना, अपन का जी हो गया इक्वल टू मास ऑफ अर्थ आ जाएगा। तो जी का वैल्यू 9.8 रखा है, ठीक है, इंटू r², यहाँ पे 6370, मतलब हम कह सकते हैं 6.4 इंटू 10 पे पावर 6 मीटर, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अप्रोक्स में रेडियस ऑफ अर्थ जो ये होता है, या फिर आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जी के बारे में 6.67 इंटू 10 पे पावर माइनस का 11 होगा यहाँ पे, इक्वल टू मास ऑफ अर्थ। इसको थोड़ा सॉल्व कर ले आसान से, तो ये आपको सॉल्व होने के बाद आपको आएगा 9.8 इंटू 6.4 इंटू 6.4, है ना, इंटू 10 पे पावर 12, ये 6 इंटू 12 यहाँ पे आ गया, और ये वैल्यू आपको आएगा यहाँ पे 6.67 इंटू 10 पे पावर माइनस का 11, ठीक है, दैट इज मास ऑफ अर्थ। अब इसको थोड़ा और हम सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो दैट विल बी कम टू बी लाइक, देखिए 9.8 है यहाँ पे, और ये 6.4 अगर पॉइंट उड़ेगा तो नीचे में आएगा आपको 10, ये पॉइंट उड़ेगा नीचे में आपको फिर से आएगा 10, ठीक है। ये तो ये भी पॉइंट उड़ा दीजिए, यहाँ पे नीचे में 10 आएगा, और ये पॉइंट उड़ने से ऊपर में 100 आएगा, तो 2 जीरो, तो ये 2 जीरो का अपन कैंसिल कर देगा। तो 98 मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ पे क्या है 98 इंटू 64 एंड डिवाइडेड बाई 667 इंटू यहाँ पे एक ये 10 है, तो 10 को अगर आप चाहे तो इसके साथ मिला दीजिए, तो 10 पे पावर माइनस का 10 हो जाएगा। ये ऊपर में 10 पे पावर 12 है,
अब इस 10⁻12 को सॉल्व कर ले तो हमें यहाँ पे सॉल्व होने के बाद आएगा ये 10 नीचे में माइनस में, ऊपर में 12 प्लस में है, तो ये जाके ऊपर में प्लस हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे। तो दैट विल बी 98 इंटू 64 इंटू 64 इंटू 10 पे पावर 12 प्लस का 10, तो ये 22 हो जाएगा। और नीचे में यहाँ पे 667 है ना, यहाँ पर आ गया। और आगे देखिए इसको सॉल्व मल्टीप्लाई करने के बाद फिर सॉल्व करते हैं क्या आता है। तो ये जो आता है अप्रॉक्सिमेटली दैट इज 601 इंटू 10 पे पावर 22, और इसको अगर एक राउंड अप कर ले तो 6.01 कह सकते हैं आप यहाँ पे, 6.0 इंटू 10 पे पावर 24 है ना, kg के अप्रॉक्स आ गई है। तो ये मेरा आंसर आ जाता है इस तरीके से इसको सॉल्व करने के बाद, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या है, उनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेना आपको, ठीक है। सारे वैल्यू को पुट करना है तो ये सॉल्व हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आगे जो क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे 5th में, देखिए क्या दे रखा है, जी ऑफ मून अपन जी ऑफ अर्थ। तो जी ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून अपन ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ जो है ये दे रखा है 1/6, ठीक है। एंड व्हाट हाइट ऑफ एन मैन ऑफ 60 kg जंप सेफली ऑन द मून इफ़ ही जंप 1.5 मीटर ऑन द अर्थ। तो अर्थ पे जो है ना ये हाइट कितना 1.5 मीटर जंप कर रहा है, और आदमी का जो मास है, मास ऑफ मैन इक्वल टू 60 kg है, ठीक है। तो ये बता रहा है कि ये जो है ना 1.5 मीटर जंप कर रहा है अर्थ पे, ठीक है। तो मून पे क्या हाइट है ये मून जंप करने का, इसकी बात करना हमको। देखिए ये तो आसान क्वेश्चन है, आपको सीधे पहले ये निकाल लेना है कि किस फोर्स से ये जंप कर रहा है मून पे या अर्थ पे, किस वेलोसिटी से ये जंप कर रहा है। तो पहले हमको वेलोसिटी निकालना है। तो अगर जी ऑफ ई की बात करें ना तो जी ऑफ ई इक्वल टू आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा 6 इंटू जी ऑफ एम आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो दैट विल बी कम्स टू बी लाइक जी ऑफ ई इक्वल टू 6 टाइम जी ऑफ एम, ठीक है। जी ऑफ ई इक्वल टू 6 टाइम जी ऑफ एम आएगा, ठीक है यहाँ पे। तो एच इक्वल टू 5 मीटर आ गया अर्थ पे। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू की बात करें यहाँ पे तो दैट विल बी इवैल्यूएट लाइक व्हाट, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s माइनस 2gh, है ना। ये मून की, ये अर्थ की बात करें, अर्थ पे किस वेलोसिटी से ये रिवॉल्व करेगा तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, है ना। बॉडी जो मान लीजिए जंप करेगा तो फाइनल वेलोसिटी इसका 0 हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे। और हमको यू नहीं पता, यू फाइंड करना था। तो यू स्क्वायर है ना माइनस का 2gh, 2 इंटू जी कितना है यहाँ पे 6 gm के बराबर होगा, है ना। ग्रेविटेशन एट मून इंटू हाइट 1.5 मीटर। तो यू स्क्वायर इक्वल टू होगा माइनस का यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 2 इंटू 1.5 3 इंटू 6 18 जी ऑफ एम, ये हो गया। तो देयर फोर यू स्क्वायर हो गया आपका यहाँ पे 18 जी एम, मतलब 18 ग्रेविटेशनल ड्यू टू मून, है ना, ये आ गया। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, मून पे कितना ये मूव करेगा। तो मून पे फॉर्मूला हमने को निकाल लेना है। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो ये जी होगा यहाँ पे मून के बारे में, है ना। तो मून के बारे में क्या होगा हम निकाल लेते हैं यहाँ पे। वी स्क्वायर के बारे में तो वी 0 हो जाएगा, यू स्क्वायर मतलब 18 gm, ठीक है। ये हो गया आपको 80 gm माइनस का 2 इंटू जी ऑफ एम इंटू हाइट। एच की बात करें, एच कितना आएगा यहाँ पे, तो दैट विल बी, वहाँ पे पता नहीं था हमें एच कितना आएगा। तो एक बात और होगा यहाँ पे, देखिए जी ऑफ एम से जी ऑफ एम दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए, कट जाएगा, ठीक है। तो 18 इक्वल टू माइनस का आएगा आपको यहाँ पे, दैट विल बी माइनस का 2h, ये कट जाएगा। तो h इक्वल टू आपको आएगा 18/2। तो देयर फोर हाइट ऑफ मून जो होगा, हाइट जो है मून पे जंप करेगा 9 मीटर, ये है ना, सेफली जंप कर सकता है। तो अगर अर्थ पे 1.5 मीटर जंप करेगा तो यहाँ पे 9 मीटर जंप करेगा, या फिर 1.5 का आप 6 से मल्टीप्लाई करिए डायरेक्ट, है ना, तो ये आपको 9 आ जाएगा। क्योंकि जितना ये अर्थ पे मूव जंप कर रहा है उसका 6 टाइम यहाँ पे मून पे जंप करे, क्योंकि यहाँ पे 1/6 होता है ग्रेविटेशनल, है ना। तो ये ध्यान रखना आपको। तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो दैट विल बी 9 मीटर विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 9 मीटर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 में क्या है,
तो देखो यहाँ देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है 6 में, फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। तो फोर्स दे रखा है यहाँ पे 20 न्यूटन। ये एक्ट हो रहा है कहाँ पे, एक्ट ऑन अ बॉडी हुज मास इज 9.8 kg। तो मास दे रखा है बॉडी का 9.8 kg, ठीक है। व्हाट इज एक्सेलरेशन, तो इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू होता है F/m, है ना, या एम ए होता है ना, F इक्वल टू एम ए होता है। तो ए निकालना है तो इक्वल टू F/m हो जाएगा, यहाँ पे ए आ गया, ठीक है। इस तरीके से तो हमको यहाँ पे ए मिल जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ए के बारे में हम यहाँ पे एफ हो गया 20 डिवाइडेड बाई 9.8, 20 डिवाइड 9.8 इक्वल टू 2.04 के अप्रोक्स होता है, ये आपको पता होगा। तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको आ जाएगा आंसर 2.4, ठीक है। आगे 7 में क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पे 7 में क्वेश्चन है अ फोर्स ऑफ 2 kg वेट, है ना, एक्ट ऑन अ बॉडी ऑफ मास 4.9 kg, कैलकुलेट एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे आपको देखना है कि जो बॉडी का फोर्स दे रखा है ना, तो ये 2 kg वेट है। 2 kg वेट का मतलब कितना होता है, ये बात अगर आपको पता है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे। एंड जो यहाँ पे दे रखा है मास ऑफ अ बॉडी इक्वल टू हो गया आपको 4.9 kg, ठीक है। तो क्या करना हमको, यहाँ पे देखिए, ओके, तो फोर्स kg वेट का मतलब होता है 2 × 9.8 न्यूटन, ठीक है, यहाँ पे। तो ये हो गया आपको इतना न्यूटन है वेट, फोर्स लग रहा है इस पर ना, मास हो गया। एक्सेलरेशन की बात करें तो इक्वल टू होता है F/m। एफ की बात करें तो 2 × 9.8 हो गया यहाँ पे, है ना, डिवाइडेड बाई 4.9, ये 2 टाइम में कटेगा, 2 × 2 4 हो गया। तो ये इक्वल टू आपको मिल गया यहाँ पे 4.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 4.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर चलते 8 में क्वेश्चन क्या देखिए, ये 8 में क्वेश्चन दे रखा है अ बॉल ड्रॉप फ्रॉम अ बैलून एट द रेस्ट क्लियर अ टावर 81 मीटर during the last quarter second of its journey. Find the height of the balloon and the velocity of the body when it reaches the ground. तो हमें जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें एक बात कहा गया है कि एक बॉल है, ठीक है, ये किसी हाइट से गिरा हुआ है, ठीक है। अब बैलून, बॉल ड्रॉप फ्रॉम अ बैलून, है ना, तो ये बैलून से मान लीजिए, ठीक है, बैलून ऊपर चला गया और बॉल नीचे गिरा यहाँ से, ठीक है, ये, और ये एच हाइट होगा, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ, है ना। फिर क्या रखा है यहाँ पे, ये एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग को कवर कर लेते हैं यहाँ से यहाँ 1/4 सेकेंड में, t इक्वल टू क्वार्टर सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे। और इसका जो हाइट दे रखा है, ठीक है, क्लियर टावर 81 मीटर, तो ये टावर है, ये 81 मीटर का टावर है, इसको क्लियर कर लेता है 1/4 सेकेंड में, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है। फाइंड द हाइट ऑफ द बैलून, है ना, ये हाइट ऑफ बैलून पूछ के यहाँ से कितना ऊपर है ना, एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी व्हेन इट रीचेस द ग्राउंड, ये जब ग्राउंड पर रीच करेगा तब इसका वेलोसिटी। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हम जी जो है इसको 10 यूज़ करेंगे, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए वेलोसिटी भी होगा बैलून का, ठीक है, और यहाँ पे कुछ होगा, तो आपको पता होगा v² इक्वल टू u² + 2s लगा सकते हैं ना। तो लेकिन इससे पहले क्या होगा, यहाँ पे एक हाइट भी दे रखा है ना, तो h भी दे रखा है, ये बात है, इसको हम s बोल लेते हैं। तो h इक्वल ut + ½ इसको लगा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1/4 टाइम दे रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ये फाइंड कर सकते हैं। तो 81 हो गया s, ठीक है। तो पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं, s इक्वल टू ut प्लस का ½ ठीक है। तो u यहाँ पे जो v है ये इसके लिए u का काम करेगा, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो v होगा दैट विल बी वर्क लाइक u, है ना। तो ये हो गया यहाँ से यहाँ v मान लेते हैं, और यहाँ से यहाँ, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी ये कुछ आपको यहाँ से गिरता हुआ 81 आएगा मीटर, v × t 1/4 प्लस का हाफ, ये हो गया 10, 1/4 का स्क्वायर मतलब t²। तो 81 आ गया यहाँ पे इक्वल टू v/4 प्लस का ये 2 5 10 होगा, तो 5/16, ये उधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इधर आके माइनस हो गया, तो ये हो गया 81 माइनस 5/16 इक्वल टू v/4,
ये हो जाएगा। माइनस करने के बाद आपको क्या होगा, 5 को डिवाइड कीजिए 16 से, क्या आता है, तो ये वैल्यू आपको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा दैट विल बी 80.6875 के अप्रोक्स आएगा, ठीक है, इक्वल टू b/4। और ये 4 से मल्टीप्लाई होने के बाद आपको क्या आएगा, 80.6875 इंटू 4 इक्वल टू b। तो मल्टीप्लाई कर देते 4 से, तो दैट विल बी, ये आपको आएगा v इक्वल टू 323.68, हम 2 डिजिट लेते तो, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। ये तो वेलोसिटी यहाँ का है, ठीक है, जिस वेलोसिटी से ये यहाँ पे नीचे आया, ठीक है, यहाँ पे इस वेलोसिटी से 323.68 ये आपको आंसर था। अगर हम बात करें कितना हाइट था ऊपर, तो ये अगर u यहाँ पे 0 होगा, है ना, तो ये फॉर्मूला v स्क्वायर गुणा u स्क्वायर प्लस 2s यूज किया जा सकता है यहाँ पर, ठीक है, कितना हाइट होगा। इस तरीके से हम आगे यहाँ पे सॉल्व करते देखिए। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ये h हाइट है बैलून का, और यहाँ से h ये जो है 81 मीटर कवर किया किसी टावर को ये, ठीक है। तो यहाँ u होगा 0, यहाँ पे भी आपको मिल गया था 323.68, तो v स्क्वायर इक्वल टू हो गया आपको u स्क्वायर प्लस का 2s h, तो v स्क्वायर 323 है ना, 0.68 का होल स्क्वायर हो जाएगा 323.68, ठीक है। अगर आप देखिए इसको पॉइंट पे नहीं रखते हैं ना, पॉइंट में अगर नहीं कीजिएगा तो डायरेक्ट आप उसको डिवाइड करके जो फ्रैक्शन नंबर आएगा वो भी रख सकते हैं। इक्वल टू इसको u 0 हो जाएगा और इंटू आएगा आपको 2h, 2 इंटू 10 इंटू h, ये डिवाइड हो जाएगा आपको, इसका स्क्वायर था, ठीक है। तो ये जो नंबर आ रहा है आपको, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 2 बार स्क्वायर करने के बाद क्या आ रहा है देख लेते हैं। उसके बाद इसको सॉल्व करने के बाद आपको आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद दैट विल बी 5238 मीटर के अप्रोक्स आएगा, ठीक है, हाइट। तो ये जो बैलून का हाइट ऊपर से कितना हाइट गिरा, ये दैट विल बी 5238 मीटर होगा, ठीक है। तो ये हाइट आपको 5238 मीटर से ये बैलून नीचे गिरा है, ठीक है। ये पूरा हाइट हो जाएगा आपको 81 मीटर, इसका जो बिल्डिंग का हाइट है ना, ओके। तो दैट विल बी द आंसर। इसमें कुछ हमको लग रहा है मिस आंसर में, ठीक है, ये तो सही आ रहा है 323 मतलब 323.68 या 324 दे रखा है इसमें, है ना, लेकिन ये आंसर तो मिस है। ये पूरा हाइट जो होगा ना, आई थिंक ये 32 जो गिवन है मेरा आ रहा है वही आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये आप समझ सकते हैं। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे 9 में, क्या है देखते हैं। 9th में क्वेश्चन दे रखा, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1 मीटर, हाउ लॉन्ग इट विल टेक फॉर द बॉल टू रीच द ग्राउंड एंड विथ व्हाट वेलोसिटी डज इट हिट द ग्राउंड। तो हमें दे रखा है हाइट इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है। इसमें लगा लेते हैं h इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, हमें g जो है 10 रख लेना है, ठीक है। तो 1 इक्वल टू हाफ ut, u तो देखिए कोई बॉडी गिरता है तो फ्री फॉल में u 0 होता है, ठीक है, आपको पता है। तो हाफ एट स्क्वायर रहेगा, ut तो 0 हो जाएगा, हाफ एट स्क्वायर, ये 10 हो गया, टी स्क्वायर हो गया यहाँ पे, ये 5 हो गया, तो टी स्क्वायर इक्वल टू हो गया आपको 1/5, दैट इज 0.2 इक्वल टू टी स्क्वायर, है ना। तो टी इक्वल टू हो गया आपको √100 इसका वैल्यू होता है आपको 0.44, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। तो टाइम जो लगेगा 0.44 मीटर पर सेकेंड ना, या 0.44 सेकेंड लग गया, सॉरी 0.44 सेकेंड आ गया आपको। और इसी टाइम में वेलोसिटी क्या होगा, v इक्वल टू होता है u प्लस टी, u तो 0 था, ठीक है। तो ये हो गया आपको 9.8, सॉरी 10 ही रख लीजिए कोई दिक्कत नहीं, 10 इंटू 0.44 है ना। तो अगर ये 10 को मल्टीप्लाई करना आपको 0.44 से, ठीक है, तो ये आपको आएगा 4.4 के अप्रोक्स आता है, ठीक है। तो दैट विल बी, ये देखिए पॉइंट टूट जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा, ठीक है। तो दैट विल बी 4.4 मीटर पर सेकेंड, इस स्पीड से गिरेगा, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा, ठीक है। 9 का वो जो क्वेश्चन था तो दैट विल बी 4.4 से आएगा, ठीक है, और 0.44 सेकेंड लगेगा या 4 सेकेंड कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं हम आगे 10 में। ओके, तो 10th में क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, कैलकुलेट द वर्टिकल डिस्टेंस थ्रू विच
द मून फॉल्स इन 2 days। मतलब क्या हुआ कि वर्टिकल डिस्टेंस बताना है इनमें जो मून जो है 2 दिन में जो फॉल कर सकता है कितना डिस्टेंस। तो देखिए हम अगर बात करें यहाँ पे तो मून की, तो ये हो गया मेरा अर्थ जो है इस मतलब पाथ पे मून मूव करेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपको अर्थ और ये हो गया मून। तो मून अगर चलना चाहे अर्थ की ओर तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको पता करना पड़ेगा कि ये डिस्टेंस 2 दिन में कितना मून चल सकता है अर्थ की ओर। तो सिंपल सी बात है, हमें सबसे पहले बात तो ये पता करना पड़ेगा कि अर्थ जो है किस एक्सेलरेशन से खींचेगा मून को। तो अर्थ का जो एक्सेलरेशन होगा मून की ओर खींचने की ओर, तो मून किस एक्सेलरेशन से जाएगा, तो दैट विल बी सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, है ना, टुवर्ड्स द सेंटर। देखिए अगर मान लीजिए एक बॉडी अगर मूव कर रहा है किसी भी सर्कुलर पाथ पे, तो ये सेंटर की ओर मूव करेगा, सेंटर की ओर जाना चाहेगा, ठीक है। लेकिन ये बाहर की ओर चला जाता है खुद के टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल वेलोसिटी की वजह से। लेकिन इसके सेंटर की ओर एक एक्सेलरेशन बनता है जिसको बोलते हैं सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, है ना। तो अगर हम मून का निकालना चाहें सेंटीपिटल एक्सेलरेशन तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन इससे पहले आपको कुछ फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। क्या कि वो है फॉर्मूला आपको ये अगर इससे पहले आपको पता चले तो आपको यहाँ से वेलोसिटी इक्वल टू होता है आर ओमेगा, ठीक है। ये पहली बात आपको बता चुके हैं, ठीक है। लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी में क्या होता है इसका डिफरेंस। दूसरी बात आपको एक्सेलरेशन जो होगा यहाँ पे ना, ये हो गया सेंटीपिटल एक्सेलरेशन v²/r, है ना। तो ये सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा क्या कि एक्सेलरेशन v²/r होगा, ठीक है। तो r ओमेगा²/r का वैल्यू डायरेक्ट पुट कर लेंगे तो मेरा टेंशन खत्म हो जाएगा। ये हो गया। अच्छा, इसमें अगर हम बात करें यहाँ पे तो फिर एक्सेलरेशन निकल गया, तब जो निकालेंगे यहाँ पे वेलोसिटी, है ना। तो वर्टिकल वेलोसिटी जो होगा हाइट इक्वल टू यू, यहाँ से अगर 0 मान लें मून का तो हाफ AT² हो जाएगा, है ना। तो ये आपको पता चल गया यहाँ से क्या होगा, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होगा एंड t² निकल जाएगा, जो टाइम है 2 दिन का उसको सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे, आ जाएगा डायरेक्ट आंसर, ठीक है इसका। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते फिर यहाँ से। तो इसके लिए आपको एक बात पता होगा मून के बारे में, जो मून का रेडियस होता है, दैट इज जो मून का रेडियस होता है ये होता है 3.8 इंटू 10⁸ मीटर, ठीक है। ये हो गया मून का रेडियस। अच्छा, तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो वेलोसिटी क्या होगा मून यहाँ पे v = r ओमेगा, r इंटू ओमेगा, ठीक है। तो ओमेगा दैट इज 2πr/t होता है ना। तो ओमेगा के बारे में बता चुके हैं। तो ओमेगा होता है यहाँ पे सर्कुलर, यहाँ जो मूव करेगा बॉडी, ठीक है, ओमेगा इस सर्कुलर पाथ पे, तो वो वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी जो है ओमेगा होता है, तो ओमेगा दैट इज 2πr/t, ठीक है। ये हो जाएगा। तो इसका वैल्यू अगर हम रखें साढ़े क्या, ठीक है, तो आपको क्या मिलने वाला है तो वो देख लेते हैं हम यहाँ से। तो सारा वैल्यू हम रख लेते हैं यहाँ पे, दैट विल बी r ओमेगा, यहाँ से आने वाला है। तो वेलोसिटी इक्वल टू आ जाएगा आपको r का तो r ही रहेगा, ठीक है। ओमेगा हो गया 2πr/t, ठीक है। तो इस तरीके से हमें सारा वैल्यू पुट कर लेते हैं ना। 2 का 2 ही रहेगा बाहर, है ना। पाई की जगह 22/7 रख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे यहाँ से। और r इंटू r² इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है, ये इंटू अपन t। तो ये हो गया, इसका हम वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे सॉरी यहाँ ओमेगा जो होगा ना 2π/t होगा, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ r नहीं होता है, ओमेगा 2π/t होगा, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे, तो टोटल 2πr/t हो जाएगा। तो 2 इंटू 22/7 इंटू, ठीक है, r के बारे में तो पता है 3.8 इंटू 10⁸ होता है, ठीक है। अच्छा, टाइम की बात करें तो टाइम जो है यहाँ पे, ठीक है, मून का टाइम 27 डेज होता है, आपको पता होगा जो मून, ठीक है, और एक बार रोटेट करता है सन के चारों ओर, तो ये जो टाइम लेता है, तो टाइम पीरियड ऑफ मून जो होता है, मून दैट इज इक्वल टू 27.3 डेज के अप्रोक्स होता है ना। तो ये इसको अगर आप सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो दैट विल बी लाइक, तो ये आपका बन जाएगा, कैलकुलेट आप कर सकते हैं, दैट इज 2.4 इंटू 10⁻, दैट विल बी 6, है ना, सेकेंड। तो ये हो गया, इतना सेकेंड आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, कब मतलब ये वैल्यू आएगा, ठीक है। तो ये वेलोसिटी इक्वल टू हो गया यहाँ पे 2πr/t, टी हो गया यहाँ पे दैट इज 2.4
इंटू 10⁻⁶ है ना, ये हो जाएगा। तो ये पूरा वैल्यू को काटने के बाद जो आपको वेलोसिटी आने वाला है अप्रोक्स v इक्वल टू 103 मीटर पर सेकेंड है ना। तो ये आपका वेलोसिटी होगा, लीनियर वेलोसिटी। तो ये जो वेलोसिटी आ गया, ठीक है, 30 वाट। आप एक्सेलेरेशन निकालना है तो ए इक्वल टू होगा, आपको एक्सेलेरेशन होगा v² ठीक है, फॉर्मूला लगाना है, ये पहले हम लिख चुके हैं। तो v² मतलब 103 इंटू 103 बाई आर जो है आपको यहाँ पे मिल गया 3.8 इंटू 10⁻⁸ है ना। तो ये अप्रोक्स करने के बाद जो है एक्सेलेरेशन आ जाएगा आपको यहाँ पे, दैट इज लाइक व्हाट 2.7 इंटू 10⁻⁻3 ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया एक्सेलेरेशन है ना यहाँ पे। तो हमें जो है वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड करना है। तो वर्टिकल डिस्टेंस क्या होगा, तो एस इक्वल टू यहाँ पे निकाल लेते हैं हाफ AT², क्योंकि u जो है यहाँ पे 0 मान लेते हैं क्योंकि यहाँ से चल रहा बॉडी। तो दैट इज हाफ AT², हाफ एक्सेलेरेशन हो गया यहाँ पे 2.7 इंटू 10⁻⁻3 है ना। t² मतलब टाइम का स्क्वायर। टाइम जो है आपको यहाँ पे 2 दिन की बात किया है, तो 2 दिन को आप निकाल सकते हैं, ठीक है। 24 इंटू 60 इंटू 60 है ना। क्योंकि एक दिन में कितना होगा, एक दिन में यहाँ पे 24 इंटू 60 करने से आपको एक दिन का आएगा, ठीक है। इसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो दैट विल बी 2 डेज का आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से। तो ये हो गया। तो यहाँ से यहाँ ये कट जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा। तो इसको आप अगर सॉल्व कीजिएगा तो आई थिंक यहाँ पे जो आने वाला है, ठीक है, वैल्यू दैट लाइक टू बी, ये हो जाएगा आपको 403,107, ठीक है। तो अप्रोक्स ये जो है मीटर के अप्रोक्स आएगा ये, है ना। तो ये आंसर होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए इसमें जो कुछ आंसर देखा है वो किस तरीके से निकाला है, तो हमको लग रहा है कुछ प्रॉब्लम है आंसर में, इसके जो बुक में दिया हुआ है। तो ये आंसर होना चाहिए करेक्ट। तो सॉरी ये किलोमीटर में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये टाइम का स्क्वायर होगा, ठीक है, हाफ AT² होता है। तो एस का फॉर्मूला होता है एस इक्वल टू UT प्लस हाफ AT², ठीक है। तो ये तो 0 हो गया है ना। तो हाफ तो ये मिल गया आपको, हाफ ये हो गई है, ठीक है। और टाइम स्क्वायर हो गया आपको ये पूरा टाइम का स्क्वायर, ठीक है। 2 दिन की बात कर रहा है तो 2 दिन का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व कीजिएगा ना तो ये 403,117 किलोमीटर के अप्रोक्स आंसर आएगा, ठीक है। तो दैट विल बी द करेक्ट आंसर आई थिंक जो बुक में दिया है, ठीक है। थोड़ा सा वो अल्टर्ड आंसर है और आप मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आंसर आपका आ जाएगा। तो आई थिंक ये आपको समझ में आना चाहिए कि सवाल बना कैसे, ठीक है। तो ये आई थिंक पूरा बात आपको समझ में आया होगा। फिर हम चलते हैं यहाँ से, ठीक है। तो आंसर की अप्रोक्स लगभग वही है, थोड़ा बहुत आगे पीछे है, तो इस वजह से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 को देखते हैं क्या क्वेश्चन। तो देखिए 11 क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे कि द अर्थ ग्रेविटेशन फोर्स कॉजेज एन एक्सेलरेशन ऑफ 5.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन 2 kg मासेस समवेयर इन स्पेस, ठीक है। तो मान लीजिए 2 kg मास पे जो है ये 5.5 मीटर पर सेकेंड का एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा है। तो पूछा गया कि हाउ मच वुड बी द एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg मास विल बी एट द सेम प्लेस। तो देखिए जब भी प्लेस सेम होता है ना तो आपको पता है कि एक्सेलरेशन का जो वैल्यू होता है वो फिक्स होता है। अब यहाँ पे अर्थ के सरफेस पे अगर बात करें हर जगह पे, तो किसी भी बॉडी के लिए यहाँ पे जो है एक्सेलरेशन जो होगा जी दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। ये कोई बॉडी हो, चाहे वो स्टोन हो या फिर पेपर हो या फिर कोई मैन हो, किसी के लिए ये चीज़ सेम है, ठीक है। यहाँ पे अर्थ सरफेस पे हम अगर प्लेस चेंज नहीं करते तो उसी तरीके से किसी भी जगह पे हम अगर स्पेस में जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे तो जो अर्थ का ग्रेविटेशन है उस जगह पे वो हमेशा फिक्स रहेगा, ठीक है। तो चाहे 3 kg ऑब्जेक्ट हो, 2 kg का हो या कोई भी हो, है ना, उसके लिए फिक्स होगा। तो दैट विल बी द सेम आंसर, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, सेम रहेगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, ठीक है, 12 में क्या दे रखा है, व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ प्रोजेक्टाइल इन टाइम t व्हेन थ्रोन पैरेलल टू द ग्राउंड। ओके, तो जब ग्राउंड के पैरेलल फेंका गया है, ठीक है, यहाँ से, तो ये बॉडी है, ग्राउंड है, इसके पैरेलल फेंका गया है, तो क्या प्रोजेक्टाइल ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो सिंपल सी बात है, पूछा गया यहाँ पे कि डज इट डिपेंड अपॉन द स्पीड विथ व्हिच प्रोजेक्ट इज थ्रोन। तो क्या उस स्पीड से पे डिपेंड करेगा जिस मतलब
विद विच द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन, तो जिस स्पीड से इसको फेंका गया क्या उस पर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा। तो देखिए सिंपल सा बात है कि ये वर्टिकल डिस्टेंस पूछा गया, वर्टिकल डिस्टेंस की बात करते हैं, ये डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो वर्टिकल डिस्टेंस क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल की बात नहीं कर रहा है ना, ये हॉरिजॉन्टल हो गया और ये वर्टिकल हो गया। मान लीजिए किसी बॉडी को फेंका गया, ठीक है, यहाँ से, तो व्हेन व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ प्रोजेक्टाइल इन टाइम टी व्हेन थ्रोन पैरेलल टू द ग्राउंड, तो जब ग्राउंड के इसके पैरेलल फेंका जाए कोई प्रोजेक्टाइल भी है इस तरीके से, तो इससे नीचे गिरेगा, तो ये जो डिस्टेंस होगा ना, ये डिस्टेंस ये वाला, ठीक है, यहाँ पे, तो यही डिस्टेंस होगा हमको वर्टिकल डिस्टेंस। तो वर्टिकल डिस्टेंस की बात करें तो टी टाइम में क्या होगा, ये एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर ये होगा, ठीक है। तो यू यहाँ से अगर हम बात करें गिरने के लिए, देखिए स्टार्टिंग में जो जा रहा था इसमें दो वेलोसिटी था, एक तो हॉरिजॉन्टल था एक तो वर्टिकल था। तो जब स्टार्टिंग में फेंका गया तो इसमें ये वेलोसिटी था, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वाला, वर्टिकल वाला नहीं था। तो हॉरिजॉन्टल वाला था, वर्टिकल नहीं था, तो यहाँ वर्टिकल जीरो हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो बच जाए क्या, हाफ एट स्क्वायर, तो यहाँ जो एस आएगा ना दैट इज हाफ एट स्क्वायर आएगा। अब क्या पूछा गया यहाँ पे कि डज इट डिपेंड ऑन द स्पीड विथ विच द प्रोजेक्ट ये ऑब्जेक्ट इज थ्रोन, तो क्या उस स्पीड पे डिपेंड करेगा, वर्टिकल हाइट नहीं, वर्टिकल हाइट जो है ये हॉरिजॉन्टल हाइट अलग चीज़ है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है ना ये डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट किस स्पीड से फेंका गया। लेकिन अगर हम वर्टिकल की बात करें तो वर्टिकल हाइट जो है ये डिपेंड नहीं करेगा, वर्टिकल ये आपको जो डिस्टेंस है ना ये इसके हॉरिजॉन्टल स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। तो किस स्पीड से नीचे गिरेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा, चाहे ये गिरे कि ना गिरे, है ना, नीचे किस स्पीड से गिरेगा ये डिपेंड करेगा। देखिए नीचे की ओर फेंका जाता है ना, या किसी एंगल पे नीचे की ओर फेंका जाता है तब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई कहा नहीं है। ये प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसा होता है कि आप किसी हाइट से इसको फेंक रहे हैं, ठीक है, अर्थ के पैरेलल, तो ये किसी हाइट से यहाँ पर अर्थ के पैरेलल फेंक रहे हैं, तो ये जाके ऐसे करके कहीं ना कहीं नीचे गिरेगा। तो ये हमें जो वर्टिकल हाइट है इसके बारे में कमेंट करना है। तो वर्टिकल हाइट जो है यहाँ पे हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इस जगह पे यहाँ पे देखिए डायरेक्ट जो वेलोसिटी है सीधा है ना, यहाँ पे पैरेलल होगा, नीचे की ओर कोई वेलोसिटी नहीं है, तो u बराबर जीरो हो जाएगा नीचे की ओर, है ना। लेकिन यहाँ पे v बराबर कुछ ना कुछ होगा जरूर, ये हॉरिजॉन्टल की ओर, ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ पे u जीरो हो जाएगा, s इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर होगा, और ये इस पर डिपेंड भी नहीं करेगा, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है हॉरिजॉन्टल स्पीड पे डिपेंड करेगा, लेकिन वर्टिकल वाला जो है हॉरिजॉन्टल पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, नो हो जाएगा, ठीक है, तो ये करेक्ट है। तो आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, क्या दे रखा है उसको देखते हैं 13 में। देखिए इसमें दे रखा द वैल्यू ऑफ जी इज 6.67 10 पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, राइट डाउन इट्स वैल्यू इन सीजीएस यूनिट। तो इसका जो वैल्यू हमें सीजीएस यूनिट में रखना है, तो कैसे हम रखें, देखिए आपको बताते हैं कि 6.67 इंटू 10 पे पावर माइनस का 11 है, तो इस न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर ना। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो इसको सीजीएस में बनाने के लिए सारे को सेंटीग्राम सेकेंड में निकालते हैं, तो 6.67 इंटू 10 पे पावर माइनस का 11 था, ये लिखते हैं यहाँ पे 10 पे पावर माइनस का ये 11 है, ठीक है। यहाँ पे देखिए न्यूटन को बनाते हैं डाइन में, तो 1 न्यूटन में 10 पावर 5 डाइन होगा, ठीक है, आपको पता होगा 1 न्यूटन इक्वल टू 10 पे पावर 5 डाइन, ठीक है, यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये तो आपको ये जी का वैल्यू आ गया, 1 न्यूटन में 10 पावर 5 डाइन आ गया। मीटर स्क्वायर मतलब 10 पे पावर, ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है ना, और इसका पावर 2 हो जाएगा, मतलब ये 2 बार हो जाएगा। और नीचे में डिवाइड करना किसको, पर केजी स्क्वायर से ना, तो केजी स्क्वायर जो है नीचे आ जाएगा, तो 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, ठीक है, तो ये 1000 से डिवाइड भी हो जाएगा। यहाँ पे केजी स्क्वायर है तो नीचे आएगा तो ये, ठीक है, 2 बार आ जाएगा। तो देखिए 2 आप तो इससे जीरो काट सकते, कितना नीचे में आ गया आपको 6 जीरो, ठीक है। तो इसको आप ऐसे बना सकते हैं 6.67 इंटू 10 पे पावर माइनस का 11 इंटू 10 पे पावर ऊपर में आ गया 5 और यहाँ पे 4 9 आ गया ना, क्योंकि देखिए ये 5 है यहाँ पे ऊपर में और नीचे में कितना है, ये इधर 4 है, तो 9 हो गया यहाँ पे, और नीचे में कितना आ गया यहाँ पे 6, 10 पावर 6 आ गया, ठीक है। तो ये करके आपको 3 बचेगा 10 पावर, है ना। तो 6.67 इंटू 10 पे पावर माइनस का 11 इंटू 10 पे पावर 3 बचेगा, ठीक है। तो ये जो 3 बच रहा है यहाँ पे, तो आप कह सकते हैं ऐड करना, क्योंकि गुना मल्टीप्लाई में पावर ऐड होता है, बेस सेम हो तो 36.67 इंटू 10 पे पावर माइनस का 8, दैट विल बी द करेक्ट आंसर लाइक दिस, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो ये हो गया डाइन
सेंटीमीटर पर ग्राम सेकेंड, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आएगा। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या उसको देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द अपेरेंट वेट, ठीक है। अपेरेंट वेट का मतलब क्या होता है, एंड व्हाट इज द अपेरेंट वेट ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग फ्री फॉल। तो फ्री फॉल की ड्यूरिंग जो है यहाँ पे अपेरेंट वेट क्या होगा, और अपेरेंट वेट पहले होता है किसको समझते हैं हम। देखिए, तो देखिए अगर बात करें यहाँ पे ये जो है अपेरेंट वेट, तो अपेरेंट वेट का मतलब होता है कि टोटल वेट किसी भी बॉडी का जो है, ठीक है, माइनस, ठीक है, ऑल द वेट इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है, या अपोजिट डायरेक्शन। तो सिंपल से अगर बात करें यहाँ पे, तो टोटल जो वेट होगा बॉडी का, उनमें से सारे वेट को माइनस कर देना है जो नेगेटिव या अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है, दैट विल बी अपेरेंट वेट होता है। अगर बात करें हम यहाँ पे, देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट को, ये मतलब 10 kg का है, ठीक है, स्टोन, इसको अगर हम मान लीजिए वाटर में डाल दें तो इसका वजन में कुछ ना कुछ कमी हो जाता है, ठीक है। तो माइनस जो मान लीजिए इसके वजन में 2 kg का कमी हो गया, ठीक है, पहले इसका 10 kg था, इसमें 2 kg का कमी हो गया, तो इसका जो अपेरेंट वेट होगा 8 kg होगा, ठीक है, यहाँ पे। तो 10 - 2 दैट मीन्स 8 kg द अपेरेंट वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। तो अपेरेंट वेट यहाँ पे आपको समझना था क्या होगा कि जो एक्चुअल वेट होता है उनमें से अगर जो है, ठीक है, कोई बॉडी का वेट जो है वो चाहे लॉस कर ले किसी वाटर में या फिर किसी एयर रेजिस्टेंस की वजह से या फिर किसी वजह से, है ना, तो ये का क्या होता है यहाँ पे अपेरेंट वेट। जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है फ्री फॉल के समय जो है इसका किसी बॉडी का जो वेट होता है दैट विल बी mg होता है ना, यहाँ पे। तो देखिए फ्री फॉल जब भी कोई बॉडी होता है तो यहाँ पे इसके ऊपर एक लगता है स्यूडो फोर्स, ठीक है, जिसको बोलते हैं दैट विल बी mg, है ना। तो mg के बराबर एक फोर्स लगेगा, तो mg एक तो नीचे की ओर बॉडी में लग रहा फोर्स, एक mg ऊपर की ओर, दैट विल बी 0। तो किसी बॉडी का जो अपेरेंट वेट होता है ना दैट विल बी 0 हो जाता है जब बॉडी डाउन, मतलब किसी भी बॉडी, अगर कोई भी बॉडी नीचे आए तो, ठीक है। देखिए एक्चुअली होता है क्या, यहाँ पे हम बात करें तो जो वेट होता है ना, ये वेट होता है मेजर किया जाता है, ये क्या कहते हैं वो, दैट इज ओन एक स्प्रिंग बैलेंस था, ठीक है, यहाँ पे। तो ये स्प्रिंग बैलेंस पे किसी बॉडी का वेट होता है मेजरमेंट। तो जब ये बॉडी फ्री फॉल होगा, मान लीजिए लिफ्ट में, तो लिफ्ट में फ्री फॉल होगा तो इस आदमी का जो है यहाँ पे नॉर्मल कनेक्शन जो है टूट जाता है यहाँ से ना। तो मतलब क्या हुआ कि ये लिफ्ट भी उसी स्पीड से mg से नीचे चल रहा है और आदमी का भी जो वेट है mg ये भी नीचे है, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे जी के एक्सेलरेशन से ये बॉडी नीचे भी चल रहा है ना ये, और ये लिफ्ट भी नीचे चल रहा है, तो इस वजह से इस पे एक सोडो फोर्स काम करता है यहाँ पे, है ना, mg ऊपर की ओर। तो वो सिंपल से दोनों का जो सम हो गया नेगेटिव। तो सिंपल से देखिए आपको भी टेंशन इतना नहीं लेना है, ये आपको 11th में डिटेल में पढ़ना है, या फिर हम इसके बाद इसका वीडियो 11th का अपलोड होने वाला है, ठीक है। टोटल क्या मतलब फ्रेम को प्रेफरेंस क्या होता है, एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में देखने पे स्पीड कैसे चेंज होता है, तो ये सारी चीज़ का वीडियो आ रहा है, तो वो आप उसमें देख लीजिए, ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। तो इसमें सिंपल से आपको याद रखना है कि जब भी कोई बॉडी, ठीक है, फ्री फॉल होता है, फ्री फॉल मतलब हमें एक्सेलरेशन की बात करते हैं, जो अर्थ के एक्सेलरेशन में ही सिर्फ गिरेगा बॉडी, है ना, तो उसका जो वेट होगा दैट विल बी 0 हो जाएगा, ठीक है, ये वेट लॉस हो जाता है बॉडी का, दैट विल बी 0। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे क्वेश्चन है 15 में कि व्हाट इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज वेट इज 90 न्यूटन। तो सिंपल सा बात है कि जब वेट 90 न्यूटन है तो आप लगा लीजिए W को क्या होता है mg, आपको पता ही है। तो वेट दे रखा है 90 न्यूटन, है ना, तो मास कितना होगा पता नहीं, लेकिन जी के बारे में पता है 9.8, है ना, ये रख लीजिए। तो देखिए m इक्वल टू आप निकाल सकते हैं, m इक्वल टू हो गया 98/9.8, ये पॉइंट उड़ेगा ऊपर 10 आएगा, ये कट जाएगा, तो m इक्वल टू 10 kg आ गया आपको, ठीक है, यहाँ पे। तो ये ध्यान रखना था आपको। तो ये आंसर हो गया 10 kg। आगे क्वेश्चन है 16, देखिए क्या दे रखा है, इसको समझते हैं ये क्वेश्चन क्या है। तो इसमें क्वेश्चन दे रखा है 16 में, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1 मीटर एंड फ्रॉम द अर्थ सरफेस, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच द ग्राउंड एंड व्हाट स्पीड डज इट हिट द ग्राउंड। तो पहली बात तो है ये किस स्पीड से अर्थ के ग्राउंड पे हिट करेगा, और दूसरी बात कितना टाइम लेगा, ठीक है। तो देखिए हम इसको निकाल लेते हैं। तो दैट इज़ व्हाट आपको पता होगा, जो है हाइट दे रखा 1 मीटर, है ना, तो आपको जी ले लेना, आप सब सुविधा के लिए 10 मीटर पर सेकेंड इसको ले लीजिए, ठीक है।
और हमें टी निकालना है। तो फॉर्मूला लगाना है ऐसे यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर, यू तो जीरो हो गया, ठीक है, क्योंकि कोई बॉडी को जब भी हम ड्रॉप करेंगे है ना तो यू जीरो होता है, आपको पता चल चुका है इससे पहले भी, है ना। तो यू हाफ एट स्क्वायर, तो हमें टी इक्वल टू निकालना है, तो एस इंटू टू हो जाएगा यहाँ पे, एस इंटू टू बाई ए इक्वल टू टी स्क्वायर, है ना। तो ये हम इसको हम थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं डिटेल में, तो दैट विल बी, ये एस हो गया आपको यहाँ पे 1 मीटर, ठीक है, ये दे रखा है 1 मीटर, तो 1 इंटू टू बाई 10, ठीक है, 1 इंटू टू बाई 10, हम जी का वैल्यू रख दिया यहाँ पे, है ना, ये ए का वैल्यू है इक्वल टू टी स्क्वायर। तो टी की अगर बात करें यहाँ पे तो ये हो गया 1/5, है ना, तो 1/5 ये भी रूट में आ जाएगा, ठीक है, टी इक्वल टू, तो 1/5 रूट में आएगा, तो आपको पता होगा कि जो वैल्यू है तो ये सही है 0. ठीक है 0.5, तो टाइम आ गया। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको आएगा 0.54 था ना, तो ये 45, ठीक है, तो ये सही था 0.45 मीटर, सॉरी ये हो गया सेकेंड, ठीक है। तो ये अगर मान लीजिए आपको यहाँ से टाइम मिल गया, ठीक है, यहाँ पे तो यू गॉट द टाइम, उसके बाद हमको वी निकालना है, तो वी इक्वल टू क्या, तो यू प्लस 18, ठीक है, तो यू कितना है आपको 0, ये कितना है आपको 10 इंटू टी कितना आ गया 45, 0.45 है ना, तो दैट विल बी 4.5, है ना, आप कह सकते हैं, या फिर 9.8 से मल्टीप्लाई करते तो बाकी जो इसका आंसर वो मिल जाता, तो ये हो गया 4.5 मीटर पर सेकेंड, और ये टाइम हो गया 45। तो वी इक्वल टू आपको पता है यू प्लस 80 होता है ना, तो यू 0 हो गया, ये हो गया आपको 10 इंटू टी हम 0.45 ले लिए, ठीक है, तो 0.45 लेने के बाद ये पॉइंट एक खिसक गया आगे, तो 4.5 मीटर पर सेकेंड, तो दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ से तो सेम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 4.4 है 4.5 है ना, एक ही बात होता है। आगे बात करते हैं 17 में क्वेश्चन है, देखिए क्या है। तो देखिए 17 में क्वेश्चन जो दे रखा है इसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, तो वैल्यू ऑफ जी ऑन द मून इज 1.62, तो जी हो गया मून पे दैट इज 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जो जी की वैल्यू तो पता ही है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होगा, ये कहीं भी यूनिवर्स में जाए तो, ठीक है, ये होगा। जो आगे हैं वो यूनिट उसको हम नहीं लिखते हैं। अच्छा, उसके बाद देखा रेडियस ऑफ मून जो यहाँ पे 1.74 इंटू 10⁻6 है ना मीटर है, ठीक है, इसको आप ये कह सकते हैं, तो ये क्या यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें आगे, तो सॉल्व करने के बाद क्या आने वाला है, ठीक है, इससे डाटा जो गिवन है इससे हमको क्या निकलेगा, मास ऑफ मून। तो कैसे निकाले मास ऑफ मून के लिए, आपको पता होगा जी इक्वल टू होता है जी मास ऑफ मून अपन आर स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पहले से पता है। तो हमें निकालना मास, बाकी सबको एक तरफ ले आते हैं और हमें मास का वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेना है। तो ये हो गया देखिए जी इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे जी एम आएगा, ये भी नीचे आएगा, तो जी इंटू आर स्क्वायर अपन जी इक्वल टू मास ऑफ मून आ गया। अब हमें वैल्यू पुट करना है, बाकी हमें आंसर आ जाएगा। तो जी का वैल्यू 1.62 है इंटू 6.67 10⁻⁻11 एंड डिवाइडेड बाई, सॉरी ये 1.62, जी का वैल्यू जो है 1.62 इंटू आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर ये स्क्वायर होगा, ठीक है, 1.74 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पे आएगा जी, और जी का वैल्यू है यहाँ पे 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है। तो इनको सॉल्व करने के बाद जो है आपको मास ऑफ मून आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, दैट इज़ 1.62 इंटू ये वैल्यू 2 बार आएगा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे, ये वाला पूरा वैल्यू है ना, ये 2 बार आएगा क्योंकि इसका स्क्वायर किया हुआ है, तो 1.74 इंटू 1.74 इंटू 10⁻12 आ जाएगा, ठीक है, 6 का स्क्वायर 12 हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाई यहाँ पे जो वैल्यू है ये 6.67
इंटू 10⁻⁻11, ठीक है। तो इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो मास ऑफ मून आएगा और दैट इज़ 7.4 इंटू 10⁻22 kg के अप्रोक्स होता है, ठीक है, आई थिंक। तो ये सॉल्व करने के बाद आपका जो है, ठीक है, 7.35 है ना, तो इसको हम 4 कर दिए, 7.4 इंटू 10⁻22 kg। तो ये इस तरीके से आपको यहाँ पे आंसर आएगा, ठीक है। तो मास ऑफ मून जो होगा ये आपको इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा। फिर आगे नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते क्या है वो। 18वां क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज ईच ऑफ मास 2 kg सो दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम इज 1 न्यूटन। तो देखिए दो बॉडी के बीच में क्या डिस्टेंस होना चाहिए, दोनों के बीच का जो मास है दे रखा है यहाँ पे 2 kg है। तो डिस्टेंस क्या होगा, देखिए तो आपको पता होगा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है F=G मास 1 इंटू मास 2 अपन का r², ठीक है। तो हमें r चाहिए, तो बाकी हमें सारे वैल्यू पुट करने पड़ेंगे। तो r² हो गया यहाँ पे, r को इधर ले आइए तो G m1 m2 अपन F आ गया, ठीक है। ये इसको हम यहाँ दे आए, इसको हम यहाँ, ये दोनों को आपस में चेंज कर दे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो r² आपको पता होगा यहाँ G की वैल्यू होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है। अच्छा मास की बात करें तो मास दोनों का 2 kg है, 2 इंटू 2। फोर्स 1 है तो 1 के लिए कोई टेंशन ही नहीं है आपको यहाँ पे। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 इंटू 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये टर्म आने वाला था कि -10 को ना आप माइनस या तो 12 बना लीजिए या तो 10 बना लीजिए, ठीक है। इसको एक और निकाल के तो आपका जो वैल्यू आने वाला है ताकि वो एक्यूरेट आ जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद फोर्स क्या होने वाला है ये, तो दैट इज व्हाट 8 कैरी हो गया 2 एंड 6.26 इंटू 10⁻⁻11। तो एक पॉइंट देगा इसको, तो 2.66 इंटू 10⁻⁻10 आ जाएगा। और इसका रूट करने पे क्या होगा, तो r= हो जाएगा, इस पर रूट कर देंगे। तो रूट करने के बाद आपको अप्रोक्स आने वाला है 1.63 इंटू 10⁻⁻5 है ना। तो r जो है आपको यहाँ से आ गया 1.63 10⁻⁻5 मीटर। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, r का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा कैसे सॉल्व करना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम 19 का बनाते हैं। देखिए 19 में क्या दे रखा क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन जो दे रखा है यहाँ पे 19 में, देखिए द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स इज 4 न्यूटन। तो दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स था दैट इज 4 न्यूटन है। व्हाट विल बी द फोर्स बिटवीन दैम इफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज कैट डबल। तो देखिए सिंपल सी बात है, अगर डिस्टेंस डबल होता है तो फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है ये बात तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो चलिए हम बताते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, पहली बात तो दे रखा फोर्स जो यहाँ पे 4 न्यूटन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। और ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट हमें पता होगा डिस्टेंस अगर डबल हो तो फोर्स क्या होता है, आपको पता होगा फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², ठीक है। तो ये तो पहली बात है, ये आपको पता होगा यहाँ से, है ना। तो फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², आपको डायरेक्ट की बात पता। ग्रेविटेशनल फोर्स में आपको G = पता होगा, ये सॉरी F = पता होगा, G m1 m2 अपन r² होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं F = G m1 m2 अपन r²। तो ये मेरे पास यहाँ पे कंडीशन आता है, ठीक है, पहली बात ये है। दूसरी बात, हम अगर r को डबल कर दें, है ना, तो क्या होने वाला है यहाँ पे, मतलब पहला कंडीशन है। दूसरी बात करें F1, ये F1 मान लीजिए 4 न्यूटन है ना, और F2 की बात करें तो दैट इज G m1 m2 अपन, ये 2 हो गया है ना। अब डिस्टेंस पहले r था, अब जो है डिस्टेंस जो है, मान लीजिए पहले डिस्टेंस जो है बॉडी के बीच में दैट इज r था, अब जो डिस्टेंस हो गया है ना यहाँ पे, ये 2r हो गया है। तो अब ये 2r का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो दैट इज कितना हो जाएगा, अगर बात करें तो G m1 m2 अपन 4r², ठीक है, ये हो गया। अब दोनों का हम रेशियो अगर इजीली भी हम निकाल ले F1/F2 का, तो क्या आने वाला है मेरे पास F1/F2 दैट इज आएगा, आपको देखिए G m1 m2 अपन का r² इंटू ये आ जाएगा 4r² डिवाइडेड बाय ये G1 m1 m2, ठीक है, ये वाला नीचे वाला नंबर आ जाएगा। तो ये नीचे ये ऊपर चला जाएगा। तो देखिए आपको r² से r² कैंसिल हो जाएगा, ठीक है।
तो अब यहाँ से एक क्लियर GM1 ओपन ये कर जाएगा, ठीक है। F1 अपन F2 की बात करते हैं, F1 4 दे रखा है ना, F1 4 है, F2 हमें पता नहीं, इक्वल टू 4/1 आ रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आपको F2 की ही वैल्यू पता करना है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 4F2 इक्वल टू आ गया 4, तो ये दोनों कट जाएगा, तो F2 इक्वल टू आ गया 1, तो F2 इक्वल टू 1 न्यूटन है ना होगा। तो मतलब क्या समझ में आया आपको ये बात, कि अगर मान लीजिए यहाँ पे फोर्स, ये रेडियस को डबल कर दे, दोनों के बीच का डिस्टेंस को डबल कर दे, यहाँ पे है ना, दो ऑब्जेक्ट है, यहाँ से दोनों के बीच का अगर डबल कर दे डिस्टेंस को, तो यहाँ से डिस्टेंस डबल होने से फोर्स क्या होगा, यहाँ से 1 टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए, तो मतलब फोर्स 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सवाल सॉल्व हो जाता है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा, ये इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं, है ना। तो आगे हम बात करने वाले इसमें, देखिए नेक्स्ट, इस तरीके से आपको क्या करना है कि जैसे मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट है, सिंपल सा बात है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ है ना और ये यहाँ है, इनके बीच में अगर मान लीजिए ये डिस्टेंस दी है, ठीक है, और फिर यहाँ से डिस्टेंस 2D हो जाता है मान लीजिए, ठीक है, तो इनके बीच में 1/4 हो जाता है फोर्स, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है, ठीक है, ये बात आपको पता होगा। तो ये दोगुना होगा तो 1/4 हो जाएगा फोर्स, ठीक है, ये बात आपको समझना है। और ये अगर 1/4 हो गया तो दैट इज सॉल्व, आपको समझ में आ जाएगा कैसे सॉल्व करना, तो दैट इज नथिंग, ओके। तो चलिए स्टेप से समझ में आ गया होगा आपको कैसे सॉल्व करना है। तो फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वो क्या दे रखा है उसको समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो आगे क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे 20 में, यूज द स्टैंडर्ड डाटा गिवन, ओके, जो स्टैंडर्ड डाटा है उसको ये हमको यूज़ करना है ना। प्रूव दैट जी ऑफ अर्थ अपन जी ऑफ मून इक्वल टू 6, ये हमको प्रूव करने हैं। तो इसको हम कैसे प्रूव करें, देखिए सबसे पहली बात तो हमको जो गिवन डाटा है वो नोट करने पड़ेंगे, तभी हमको सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे रेडियस ऑफ मून दे रखा है और मास ऑफ मून दे रखा है, इनका जो है अप्लाई करना पड़ेगा इसको, ये सॉल्व करते हैं इसमें। तो आपको पता होगा यहाँ से कि किसी भी ऑब्जेक्ट अगर हम जी की बात करें, ठीक है, तो जी जो होता है, जी ऑफ अर्थ की अगर बात करें तो मास ऑफ अर्थ अपन GME/r² होता है। ये फॉर्मूला आपको पहले से पता होगा, है ना, ये बात है। तो उसी तरीके से हमको जब जी ऑफ मून की बात करेंगे तो जी इंटू मास ऑफ मून अपन रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो ये बात आपको पता होगा। हालांकि ये बात, इसके बारे में हमें डाटा कमेंट्स नहीं करना क्योंकि हमें पता है ऑलरेडी, है ना। तो जी ऑफ ई जो होता है दैट इज 9.8 के अप्रोक्स होता है ना, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये होता है, ये बात आपको पता ही होगा। हमें जी ऑफ एम निकालना, जी ऑफ एम के बारे में हमें जो डाटा दे रखा है उसकी बात हम करें तो मास ऑफ मून जो है दैट इज गिवन टू अस एंड रेडियस ऑफ मून दैट इज गिवन टू अस इज व्हाट, चलिए वो हमको दिखा देते हैं। ये दे रखा है 7.4 × 10⁻², मास ऑफ मून है, एंड 1.75 × 10⁻6 जो है ये दे रखा है दैट इज रेडियस ऑफ मून है। तो 7.4 × 10⁻22 है ना kg, ये हो गया आपको मास ऑफ मून, है ना। एंड उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे तो रेडियस ऑफ मून की बात करें तो 1.75 × 10⁻6, तो 1.75 × 10⁻6 जो है मीटर रेडियस ऑफ मून दे रखा है। ये वैल्यू जी के बारे में पता होगा, जी के बारे में 6.67 × 10⁻11 ये होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन से हम चाहे तो जी ऑफ एम निकाल सकते हैं। जी ऑफ एम का फॉर्मूला आपको पता है, यहाँ पे दे रखा है। तो जी ऑफ एम की जगह हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। ये सारे वैल्यू अगर हम पुट करें तो हमें एक कंडीशन से निकल के आता है, इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये कौन होता है, ये GM/r², सॉरी ये एम होगा मास ऑफ मून अपन रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। तो जी ऑफ एम की बात करें, ये जी हो 6.67 × 10⁻11 ये होगा, ठीक है। और मास ऑफ मून की बात करें तो 7.4 × 10⁻22 एंड डिवाइडेड बाय ऑल दिस क्वांटिटी बाय r², मतलब 1.75 × 10⁻6 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू आने वाला है क्या, ओके। तो अब इसको अगर मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड करेंगे तो क्या आने वाला है वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये जो डाटा है कटने के बाद जो आपको नंबर आएगा ये अप्रोक्स 1.6 1 के अप्रोक्स ये आएगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आ रहा है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना।
अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, ये आपको कैंसिल कर निकाल लेना, देखिए और ये कट जाएगा 10 पावर 12 से कैंसिल। अगर चाहे तो एक बार हम आपको ओवरव्यू देते हैं कैसे इसको करना है कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये यहाँ आ जाएगा कैलकुलेशन इसका, देखिए यहाँ पे सिंपल सा बात है कि 6.67 को आप कैसे हैंडल कर रहे हैं। तो 6.67 इंटू 7.4 तो आपको पता होगा कितना होगा, ठीक है। तो 6.67 इंटू 7.4 जो है ये आने वाला आपको 49 पॉइंट दैट इज़ 358 इंटू ये जो वैल्यू आपको 10 पावर 22 में से 10 पावर 11 चला जाएगा तो 10 पे पावर आपको 11 बचने वाला, ठीक है। ये 11 बचेगा यहाँ पे, ओके। और उसके बाद देखिए 1.75 जो है ये 2 बार है ना। 1.75 इंटू 1.75 इंटू 10 पे पावर 12 हो जाएगा आपको यहाँ से मल्टीप्लाई होने के बाद 6 का पावर 2 12 हो जाएगा। तो अगर आप इसको डिवाइड कीजिएगा ना 49.358 को 1.75 से अगर 2 बार डिवाइड कीजिएगा, ठीक है, तो ये जो वैल्यू आने वाला आपको दैट इज़ लाइक टू बी, तो ये है आपको अप्रोक्स डिवाइड करने के बाद 116.11, ठीक है, अप्रोक्स का। और डिवाइडेड बाय देखिए यहाँ पे 12 ऊपर में 11 है तो डिवाइडेड बाय क्या हुआ 11 से 11 कट जाएगा, नीचे का बचेगा ऊपर का अगर -1 बचेगा यहाँ पे, क्योंकि पावर माइनस हो जाएगा 11 में हो जाएगा -1 बचेगा। तो ये पॉइंट खींचेगा 1.61 के अप्रोक्स आपको आएगा, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अब देखिए हमको निकालना क्या, एक्चुअली हमको निकालना कुछ और था। हमको निकालना यहाँ पे रेशियो ऑफ GM अपन G है ना, मतलब GE अपन GM है ना। तो जी की बात करें तो आपको 9.8 होता है तो पता ही है ना। और GM अभी निकालें 1.61, तो इसको अगर आप डिवाइड कीजिएगा तो दैट इज़ आपको डिवीजन करने के बाद जो है ना ये 6.0 समथिंग के अप्रोक्स आएगा। तो एक्चुअली हम 6 बोलते हैं इसको, आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आप प्रूव हो जाता है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कैसे सॉल्व करना आपको। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या दे रखा है उसको सॉल्व करेंगे हम फिर से, ठीक है। तो आप इसको समझ सकते हैं 1 बाय 1 करके, इसमें आप एक साथ इसको देख सकते हैं पूरा क्लियर क्या है यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ G ऑन द सरफेस ऑफ सन। यहाँ पे दे रखा है मास ऑफ सन 1.9 इंटू 10 पावर 30 एंड 6.96 इन 10 पावर 8 मीटर का रेडियस दे रखा है। तो चाहे तो आप इसको इजीली में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमको पूछा गया है G ऑफ सन है ना। तो G ऑफ सन के बारे में हमको पता है कि यहाँ पे G इंटू मास ऑफ सन इंटू रेडियस ऑफ सन का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये हम सारे वैल्यू पुट कर लेंगे। जी के बारे में तो आपको पता है, जी कितना होगा 6.67 इंटू 10 पे पावर माइनस का 11, ये हो गया जी का वैल्यू, ठीक है। और मास ऑफ मून की बात करें तो आपको 1.99 इंटू 10 पावर 30 है, जिसको आप 2 मान ले सकते हैं, 2 इंटू 10 पे पावर 30 kg, ठीक है। ये हो गया आपको मास ऑफ मून। और अगर हम बात करें यहाँ पे एक और बात रेडियस ऑफ मून की बात करें तो रेडियस ऑफ मून में रेडियस ऑफ सन के बारे में तो 6.96 इंटू 10 पावर 8 है ना। तो ये हो गया आपको रेडियस ऑफ सन इक्वल टू 6.96 इंटू 10 पे पावर 8, ठीक है। तो ये है आपको मीटर में। तो हमें क्या निकालना है आप यहाँ पे जी निकालना है। तो इसका हमको फॉर्मूला भी पता है कैसे निकालता है ना, इस तरीके से निकाला जाता है। तो चलिए यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं दैट इज़ जी ऑफ सन इक्वल टू 6.67 इंटू 10 पे पावर माइनस 11, ये तो आपको पता होगा जी की वैल्यू है ना। एंड मास ऑफ सन के बारे में 2 इंटू 10 पे पावर 30 एंड होल डिवाइडेड बाई 6.96, मतलब 7 भी रख सकते हैं इसको, इंटू 10 पे पावर 8 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 6.96 तो राउंड अप में हम 7 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आएगा आपको 6.67 इंटू 10 पे पावर माइनस का 11 इंटू 2 इंटू 10 पे पावर 30 है ना। 2 इंटू 10 पे पावर ये 30 है, ठीक है। एंड होल डिवाइडेड बाई यहाँ से, ठीक है, 6.96 आएगा। तो 6.96 दो बार आएगा, क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर है। तो 6.96 दो बार आएगा इंटू 10 पे पावर आपको 16 आ जाएगा, 8 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो अब हम इस पर सॉल्व अगर करें तो 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11, इन सारे वैल्यू को अगर हम सॉल्व कर लें ना, तो सॉल्व करने के बाद जो यहाँ पे है एक न एक वैल्यू आने वाला है, ठीक है, यहाँ से। तो वो देखिए क्या वैल्यू आ रहा है सॉल्व करने के बाद, तो 11 है, ये 13 है। तो आपको पहले हम ये कर लेते हैं सारे वैल्यू जो है
ये डिजिट मतलब पावर वाला उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 6.67 इंटू 2 × 10 पे पावर जो आएगा, देखिए यहाँ 30 है, यहाँ -11, तो कितना हो जाएगा आपको, 30 में से 11 गया तो ये हो जाएगा आपको यहाँ पे दैट इज़ व्हाट 9 आया। यहाँ 30 में से अगर 11 चला गया तो दैट इज़ व्हाट 9 एंड ये 1, ठीक है 19 आ गया। एंड डिवाइडेड बाय ये जो वैल्यू आएगा आपको यहाँ पे ये -16 है, 16 भी माइनस हो जाएगा ऊपर जाके, ठीक है 6.96 इंटू 6.96, ठीक है ये आ गया आपको यहाँ तक वैल्यू। अब आगे हम इसको अगर सॉल्व कर ले फर्दर तो ये होने वाला है यहाँ पे, देखिए 19 में से 16 चला गया तो आपको बचेगा 3 यहाँ पे, और इसको अगर आप डिवाइड करें तो क्या आने वाला है, देखिए ये तो देखिए इसमें जो 6.67 है इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आने वाला है 13.34 इंटू ये 10 पे पावर बच गया आपको यहाँ पे 19 में से 6 या तो 3 है ना, और ये जो नंबर आएगा नीचे में इसको अगर मल्टीप्लाई करें 6.96 इंटू 6.96 तो ये आने वाला है 48.44, ठीक है। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 13.34 डिवाइडेड बाई 48.44 तो ये आएगा आपको वैल्यू अप्रोक्स 0.275 है ना, पॉइंट कॉर्ड भी कुछ आएगा इंटू 10 पावर 3, तो हम 3 डिजिट ही लेते हैं तो दैट विल बी 275 है ना। तो 275 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये आएगा मून पे एक्सेलरेशन, ठीक है सॉरी क्या मून पे सन पे है ना, तो आपको मिलेगा जी ऑफ सन इक्वल टू 275 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए इसमें बुक का जो आंसर 274 है अप्रॉक्स है ना, तो मतलब वो हम यहाँ पे जो है 1.9 को 2 ले लेते हैं तो इस वजह से थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये आप समझ सकते हैं कि ये आंसर जो है सही है, ठीक इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वो क्या दे रखा है, फिर उसको समझते हैं कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 22nd में क्वेश्चन दे रखा है, अ बॉडी इज टेकन टू अ हाइट आर ई अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ वेयर आर ई इज द रेडियस ऑफ अर्थ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आर ई। तो देखिए इसमें आपको सबसे पहले बता चुके हैं कि एक बॉडी है उसको अर्थ के जो है सरफेस से अर्थ का जितना रेडियस है उतना ऊपर ले गया, ठीक है यहाँ से यहाँ तक। तो आपको पता होगा कि यहाँ पे जो है जी का वैल्यू क्या होगा, तो ये बात आपको पता होगा फॉर्मूला होता है जी डैश इक्वल टू जी टाइम आर बाई आर प्लस एच और इसका होल स्क्वायर है ना। ये आपको पहले बता चुके हैं कि ग्रेविटी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट एच अबव द अर्थ सरफेस है ना, ये फॉर्मूला होता है किसी एच हाइट पे अगर हम किसी बॉडी को लेके जाएं है ना अर्थ सरफेस से, तो वहाँ पे जो है जी का क्या वैल्यू होगा वो इस फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके बाद हम यहाँ पे भी इस वैल्यू पुट कर लेंगे, तो हाइट जो है कितना हाइट ले गया, जितना रेडियस ऑफ अर्थ है उतना हाइट पे ले गया ये, तो जी डैश इक्वल टू हो जाएगा, अच्छा जी का वैल्यू आपको 9.8 होता है इंटू आर बाई आर प्लस एच, तो आर प्लस एच की जगह भी आर ही है, आर हाइट तक गया है, इसका होल स्क्वायर, तो 9.8 इंटू आर बाई 2r का होल स्क्वायर ये कट जाएगा, तो कितना हो गया आपको यहाँ पे 9.8 इंटू देखिए 1/2 का होल स्क्वायर दैट इज़ 1/4 हो जाएगा, ठीक है यहाँ से। तो 1/2 को मतलब होल स्क्वायर 1/4 मतलब ये आपको आएगा 2.44 या 16, उसके बाद आ गया आपको 245 या 20, तो 2.45 है ना, तो आपको मिलेगा जी ऑफ जी डैश एट द हाइट है ना आर एव ऑफ द अर्थ सरफेस दैट इज 2.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो 2.45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, तो ये जो है 2.45 आपको मिल जाएगा इससे ये आंसर। तो इस तरीके से हमारा जो यहाँ तक जो क्वेश्चन था ये खत्म हो गया। अब नेक्स्ट हम ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लेंगे इसका, ठीक है, और उसके बाद जो भी फिल इन द ब्लैंक्स है और उसके बाद जो भी ऑब्जेक्टिव आगे बचा हुआ उनको सॉल्व कर लेंगे। तब तक आप देखते रहिए, थैंक यू, एंड कमेंट करके बताइए आपको कैसा लग रहा है। अगर लग रहा है तो आप थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ठीक है, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसमें आपका कुछ नहीं जाता है, ठीक है, तो आप थोड़ा सा सपोर्ट बना सकते हैं इसके लिए। वैसे हमको पूरा बुक का सोल्यूशन देने वाले हैं, अगर आपका लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट बढ़ता रहेगा तो हम थोड़ा जल्दी बना देंगे, अदरवाइज नहीं तो बस थोड़ा टाइम लगेगा बनाने में धीरे धीरे इस तरीके से, क्योंकि देखिए मोटिवेशन मिलता है तब कि ताकि आप अगर देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, फिर शेयर कर रहे हैं, तो ताकि हमें भी अच्छा लगता है, चलिए ठीक है आप लोग थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें भी थोड़ा अच्छा
फील होता है बनाने में, अदरवाइज नहीं तो ऐसे चलेगा तो फिर हम भी थोड़ा सोचते हैं चलो ठीक है बना रहे टाइम मिलता है तो बना लेते हैं इस तरीके से। ओके थैंक यू। ओके तो हम लोग बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव में। इसका क्वेश्चन जो देखा फर्स्ट में देखिए क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द बॉडी। देखिए एक्सेलरेशन जो होता है ना किसी भी बॉडी का, ये उसके मास पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है ये आप बता सकते हैं, ठीक है। तो देखिए एक्सेलरेशन जो होता है किसी भी बॉडी का तो जी ऑफ ई होता है GME/r²। इनमें किसी बॉडी का मास नहीं आ रहा, बस इसमें अर्थ का मास आ रहा है, ठीक है। बॉडी का मास है ही नहीं इसमें, ठीक है। तो आपको पता होगा कि G इक्वल टू दैट इज़ व्हाट 9.8 जो होता है, इन विच वी यूज ओनली मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ अर्थ नॉट द मास ऑफ बॉडी। तो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं कि इसमें किसी बॉडी का मास इन्वॉल्व नहीं होता है, बस क्या इन्वॉल्व होता है बाकी का हमें अर्थ का, ठीक है। जहाँ पे जिस प्लानट पे इसको हम यूज़ करें उस प्लानट का मास। ओके तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा। फिर आगे इसमें दे रखा है कि नेक्स्ट मास इज मेजर बाय स्प्रिंग बैलेंस। तो देखिए मास जो है स्प्रिंग बैलेंस से नहीं मेजर किया जाता, मास जो है मेजर किया जाता है किसी भी बॉडी का दैट इज ये वेट तराजू जो होता है उससे, है ना, क्योंकि मास स्प्रिंग बैलेंस जो है नॉर्मल रिएक्शन देता है दैट इज mg, है ना। तो वेट जो है स्प्रिंग बैलेंस से नापा जाता है, ठीक है। मास बैलेंस से नापा जाता है, बीम बैलेंस होता है उसमें, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको। प्रोजेक्टाइल इज द बॉडी विच मूव्स इन स्पेस विदाउट एनी फ्यूल और प्रॉपल्सन्स। ये बात सही है। प्रोजेक्टाइल जो होता है इसमें बॉडी किसी भी बिना फ्यूल का चलता है, जिससे मतलब क्या हुआ कि बॉडी यहाँ से इसको फेंक देंगे, ऐसे ये फेंक देंगे यहाँ से, ये नीचे आएगा किस तरीके से। तो ये जो इसका होगा मोशन इसको प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं, ठीक है। ये किसी बॉडी को ऐसे चलेगा फिर ये नीचे गिरेगा, तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये बात आपको समझ पाना चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पे कि तो ये हो गया आपको, देखिए यहाँ से हम बता रहे हैं ये हो गया आपको फॉल्स, ठीक है, और ये हो गया आपका फॉल्स, ये हो गया आपका ट्रू, ठीक है। इस तरीके से जी एन जी आर सेम, बात भी सही आपको पता होगा। जी एन जी सेम होता है क्या, ये तो बिल्कुल नहीं होता है, तो दैट इज़ फॉल्स। आगे बात करते हैं वेट ऑफ द बॉडी इज गिवन बाय W इक्वल टू mg। तो वेट जो होता है W इक्वल टू mg होता है, और ये बात आपको पता भी होगा, ठीक है। तो ये ट्रू हो गया। अच्छा देखिए जी एन जी सेम क्यों नहीं होता, क्योंकि जी जो है ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल होता है, इसलिए सेम नहीं, आपको पता होगा। ये किसी भी मतलब प्लानट पे अपना बॉडी मास चेंज करता है, ये चेंज नहीं करता, ये फिक्स होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके फिर बात करते हैं बॉडी इज फेलिंग फ्रीली अंडर द ग्रेविटी हैज़ नो वेट। भी बात देखिए आपको सही लगता है, क्योंकि जब फ्री फॉल होता है ना तो बॉडी वेटलेसनेस कंडीशन में आता है। क्यों, क्योंकि उस पर जो है कोई mg काम नहीं करता, W इक्वल टू क्या होता है mg, और जब बॉडी फ्री फॉल होता है तो जी यहाँ पे जीरो हो जाता है उस बॉडी का, ठीक है। मतलब इस कंडीशन में मास बॉडी का जीरो होता है, तो वेट जो है mg के बराबर हो जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको। तो ये भी कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो ये ट्रू हो जाएगा। आगे बात करते हैं द वैल्यू ऑफ जी डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ टू ऑब्जेक्ट। ये जी का जो वैल्यू होता है ना मास ऑफ टू ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है या नहीं करता, ये आपको पहले पता होगा। स्टार्टिंग में आपको थ्योरी बता चुके हैं, नहीं दिखे तो आप पहले एक बार देख लीजिए, प्लीज़ जाकर पूरा थ्योरी पार्ट देख लीजिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा इसका ग्रेविटेशन का, या फिर ग्रेविटेशन बाई NS क्लासेस पुणे, या फिर ग्रेविटेशंस बाय नवनीत प्रेम खोज लीजिए, आपको मिल जाएगा। उसमें पूरा इसका लेक्चर दे रखा है, आप इसको एक बार पूरा कंप्लीट देख लीजिए, फिर उसके बाद आप इसका क्वेश्चन लगाइएगा। तो जी जो है डिपेंड करता है किस पे, जी आपको पता होगा यहाँ पे किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, दैट इज़ कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ध्यान रखना है। तो ये हो गया आपको फॉल्स। आगे है इफ स्प्रिंग बैलेंस होल्डिंग अ हैवी ऑब्जेक्ट इज रिलीज इट विल रीड 0 वेट। ओके तो हमको क्या कहना है कि देखिए कोई भी स्प्रिंग बैलेंस है ना, उसको पकड़ा हुआ है ना, हैवी ऑब्जेक्ट को, और उसको रिलीज करेगा तो क्या करेगा, ये 0 वेट शो करेगा। बात भी सही है ना। स्प्रिंग बैलेंस को अगर छोड़ देना, ठीक है, तो स्प्रिंग बैलेंस अगर रिलीज कर दीजिए, इफ स्प्रिंग बैलेंस होल्डिंग अ हैवी ऑब्जेक्ट रिलीज्ड, और इसको छोड़ दिया जाए, है ना, तो स्प्रिंग बैलेंस जो है इसको मान लीजिए अगर छोड़ देते हैं तो ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा, और आ जाएगा तो इसका वेट क्या दिखाएगा, 0 दिखाएगा ना, इस तरीके से, क्योंकि वो नॉर्मल रिएक्शन को मेजरमेंट करता है। और नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा यहाँ पे, होगा लगेगा नहीं, अगर स्प्रिंग बैलेंस को हम छोड़ दे देखिए तो ये फ्री फॉल हो जाएगा यहाँ पे, है ना। फ्री फॉल की कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे वेट इसका 0 हो जाएगा, तो दैट इज ट्रू, है ना। तो 8 का भी ट्रू हो जाएगा, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, जो बता रहे हैं। ओके तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है ये क्या है, 8 के बाद 8 का हो जाएगा आपको ट्रू। 9th में क्या क्वेश्चन दे रखा है उसको देखते हैं। 9th में देखिए द वैल्यू ऑफ जी इज
हाई इफ़ द रेडियस ऑफ द बॉडी इज मोर एंड लेस देन लेस। ओके, तो मतलब क्या रखा है कि जी जो है हाई होगा अगर किसी बॉडी का रेडियस ज़्यादा हो तो, ठीक है, एंड लेस होगा इफ़ रेडियस लेस हो तो क्या कंडीशन सही है? तो आपको पता ही होगा फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जी जो है किसी चीज़ पे डिपेंड करता ही नहीं है, तो टेंशन ही नहीं लेना। जी इस यूनिवर्सल कांस्टेंट दैट इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होता है, तो ये किसी चीज़ पे डिपेंड करता ही नहीं है ना। और जब डिपेंड ही नहीं करता तो वो क्या, इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि रेडियस ज़्यादा हो या कम हो, उससे कोई इस पर फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ओके, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है इसमें दे रखा, उसकी बात करेंगे हम यहाँ से, ठीक है। ओके, तो यहाँ से दे रखा 10th में दी ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज चेंजेज इफ द मटेरियल बॉडी इज प्लेस्ड बिटवीन दैम। ठीक, ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर बात करें ना यहाँ पे, ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स दो बॉडी का चेंज होता है क्या अगर किसी बॉडी के बीच में क्या रख दे, मटेरियल रख दे तो ये बात आपको समझना क्या, देखिए मान लीजिए दो बॉडी है, एक ये बॉडी है एक ये बॉडी है, ठीक है, इनके बीच में अगर मान लीजिए अभी कोई मटेरियल रख दे तो क्या इसके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज हो जाएगा? ये बात आप समझिए एक मिनट के लिए, आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके ये बात सोचिए आप, है ना, कि दो बॉडी के बीच का फोर्स जो है, ये एक बॉडी है पहला, है ना, और ये बॉडी दूसरा है, ये बात ठीक है, ये चेंज हो जाएगा अगर भी इसके बीच में कोई मटेरियल रख दे, मान लीजिए पेन पेपर कॉपी कुछ भी रख दे इसके बीच में, है ना, तो जो फोर्स लगने वाला था इन दोनों के बीच में वही रहेगा या चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप हमको बताइए क्या होगा। तो इसका जो आंसर होने वाला है दैट इज़ फॉल्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि दो बॉडी के बीच का जो है, ठीक है, फोर्सेस हमेशा क्या होगा, ये दो बॉडी के बीच में हमेशा जो फोर्स लगता है ना, ये हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ये बिना किसी मीडियम के इंडिपेंडेंट होता है, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। हाँ, फिर अगर मैग्नेटिक फोर्स करे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स करे, वो डिपेंड करता है, वो अगर बीच में कोई मीडियम रख देना तो उसमें ज़रूर वो चेंज हो जाता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स में ये कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि आपके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रख दे तो इसका जो मतलब क्या कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स होता है दोनों के बीच में वो घट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, है ना। तो दैट इज़ फॉल्स स्टेटमेंट। आगे क्वेश्चन है द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी थ्रो अप इज न्यूमेरिकली द सेम एज द एक्सेलरेशन ऑफ अ डाउनवर्ड फॉलिंग बॉडी बट अपोजिट इन साइज। ओके, तो 11 में जो क्वेश्चन क्या रखा है कि दो एक्सेलरेशन जो होगा किसी बॉडी का, ठीक है, द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी थ्रोन अप इज न्यूमेरिकली सेम। तो जो बॉडी अगर मान लीजिए ऊपर जा रहा है ना, यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन, और जो ये नीचे जाएगा इसका एक्सेलरेशन, क्या दोनों का सेम होगा? मतलब न्यूमेरिकली सेम होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट। अगर मान लीजिए ऊपर जा रहा है किसी एक्सेलरेशन से, ठीक है, और ये जो है देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपको ये बॉडी किस एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, ठीक है, इसमें जो बॉडी का एक्सेलरेशन लगेगा, ठीक है, ये किसी भी एक्सेलरेशन से ऊपर जाए, किसी भी स्पीड से ऊपर जाए तो इसमें एक्सेलरेशन ये हमेशा नीचे क्यों लगेगा, और जब ये नीचे जाएगा ना तो इसमें से एक्सेलरेशन क्या होगा, नीचे लगेगा। तो देखिए अभी ये ऊपर जा रहा था एक्सेलरेशन नीचे, मतलब इसका जो एक्सेलरेशन था वेलोसिटी का अपोजिट है, इसका जो एक्सेलरेशन है जस्ट इसके वेलोसिटी के अलोंग है। तो अगर बात करते हैं यहाँ पे तो एक्सेलरेशन जो किसी बॉडी का जो ऊपर जा रहा है तो क्या होगा, सेम होगा एक्सेलरेशन डाउनवर्ड फॉलिंग के अगेंस्ट, लेकिन अपोजिट साइन में होगा, तो बात भी सही है। ऊपर जाने वाले को देखिए जब बॉडी ऊपर जा रहा है ना तो इसका एक्सेलरेशन आप कुछ भी ले सकते हैं, नेगेटिव ले पॉजिटिव ले, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे बेसिकली हम हमेशा एक्सेलरेशन को जो है जब वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा तो पॉजिटिव लेते हैं, जब अपोजिट हो तो नेगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऊपर है एक्सेलरेशन नीचे है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ वेलोसिटी भी नीचे है एक्सेलरेशन नीचे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो बात वही कह रहा है कि सेम होगा लेकिन बस अपोजिट डायरेक्शन होगा, तो ये आपका स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है। आगे 12 की बात करें तो द वैल्यू ऑफ जी इज़ जीरो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो जी का जो वैल्यू होगा जीरो हो जाएगा अर्थ के सेंटर पे, ये भी बात सही है, ट्रू है, क्योंकि हम अर्थ के सरफेस से यहाँ सेंटर से, है ना, ऊपर जाए, सरफेस ऊपर जाए या नीचे जाए, दोनों में जी घटता है ना, ये बात आपको पता होगा। तो दैट इज़ 12th में जो है ये ट्रू स्टेटमेंट है। आगे 13 में बात करें यहाँ पे तो ऑल ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ईच अदर अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर ऑफ मास। बात भी सही है, दुनिया का हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपने सेंटर की ओर खींचता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये बात सही है। तो दैट इज़ ट्रू स्टेटमेंट अगेन। आगे हमको दे रखा है यहाँ पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन, द एटमॉस्फेयर इज नॉट सेपरेटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ ड्यू टू कोलम्बियन फोर्सेस ऑफ एट्रैक्शन। तो सिंपल सी बात है कि देखिए आप कह रखे हैं यहाँ पे 14 में कि तो एटमॉस्फेयर है ना, ये सेपरेट नहीं हो रहा है, ठीक है,
सरफेस ऑफ अर्थ से, क्योंकि ये कोलम्बियन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करते नहीं, इसमें ना ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये काम करता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो है यहाँ पे एटमॉस्फेयर अर्थ के सरफेस पे है और मून पे बहुत कम एटमॉस्फेयर, इस मतलब मून पे इसलिए नहीं है एटमॉस्फेयर, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम होता है अर्थ के रिस्पेक्ट में। तो दैट इज़ फॉल्स स्टेटमेंट ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है 14 में एटमॉस्फेयर जो है ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है, कोलम्बियन फोर्स नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। तो अगर बात करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इक्वल टू जी एम ई अपन आर स्क्वायर, वेयर सिंबल है तो यूजुअल में बात भी सही है ना, तो जी इक्वल टू जी एम ई अपन आर स्क्वायर, इस पर हम कई न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर चुके हैं, तो ये आपको ट्रू स्टेटमेंट मिलेगा। तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा, सारे फॉल्स ट्रू के बारे में एक एक करके आप डिटेल में समझ गए होंगे, ठीक है। तो आगे हम बात करें यहाँ पे, तो थोड़ा सा इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन था, उनको हम देख लेते हैं। दैट इज़ गिवन टू अस व्हाट, फिल इन द ब्लैंक्स, उसको एक बार देख लेते हैं वो क्या क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे, तो फिल इन द ब्लैंक्स में जो है यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे रखा है, वेट इज अ डैश क्वांटिटी। तो वेट जो है आपको वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा, ठीक है, ये बात आपको पता है। क्यों? क्योंकि वेट में क्या होता है कि डायरेक्शन एंड अगर बात करें तो मैग्नीट्यूड दोनों होता है। अच्छा, 1 kg वेट जो है दैट इज इक्वल टू कितना होता है, 9.8 न्यूटन के बराबर, ये आपको पहले से भी पता है। तो वेट ऑफ अ बॉडी इज द डैश विथ विच इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द अर्थ। तो अगर बात करें ना यहाँ पे, तो वेट जो होता है ना किसी बॉडी का क्या होता है, फोर्स होता है, दैट इज फोर्स विथ विच इट इज एट्रैक्टेड टुवर्ड द अर्थ, है ना। आगे 4 में, अ बॉडी वुड वेट डैश एट द टॉप ऑफ द माउंटेन एट इट्स बेस। मतलब बात करें 4 में, तो यहाँ पे क्या होगा कि द बॉडी वुड वेट लेस एट द टॉप ऑफ माउंटेन। तो अगर माउंटेन के टॉप पे जाएंगे ना यहाँ पे, तो बॉडी का वेट क्या होगा, लेस हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अगर आगे बात करें यहाँ पे, तो 5th में दे रखा है, द वेट ऑफ अ बॉडी बिकम्स डैश एट द सेंटर ऑफ अर्थ। तो आपको पहले बता चुके हैं कि अर्थ के सेंटर पे जो वेट होगा ना दैट विल बी 0 हो जाएगा। 6 में, द वैल्यू ऑफ जी इज द अर्थ इज डैश एट अ पोल्स एंड डैश एट द इक्वेटर। तो देखिए अर्थ का जो शेप होता है ना ऐसा होता है, कुछ ऐसा होता है, तो इसलिए यहाँ का जो ये रेडियस है ये बड़ा है, तो ये इक्वेटर वाला बड़ा होता है और पोल वाला छोटा होता है ना। तो पता होगा जहाँ छोटा होगा रेडियस वहाँ पे एफ बड़ा हो जाएगा, क्योंकि एफ जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर होता है। तो आर बढ़ेगा तो एफ बढ़ेगा, आर बढ़ेगा तो एफ घटेगा, आर घटेगा तो एफ बढ़ेगा। तो पोल पे क्या होगा, यहाँ पे छोटा होता है, ठीक है, और ये बड़ा होता है, तो इसलिए पोल पे फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा, आपको पता है ना। तो अर्थ के सरफेस का जो पोल होता है दैट विल बी, अर्थ के सरफेस अर्थ के पोल पे जो होगा फोर्स जो होगा दैट विल बी ग्रेटर, ठीक है। और यहाँ पे 0 हो गया। तो द वैल्यू ऑफ जी ऑन द अर्थ इज डैश एट द पोल्स, तो पोल पे क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है, यहाँ पे। तो ये हो गया आपको मैक्सिमम, है ना, एंड एट द पोल्स एंड डैश लेस मिनिमम एट द इक्वेटर, ये आपको हो गया मैक्सिमम मिनिमम। ओके, तो आगे बात करते हैं 7 में, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इज द ऐसा यूनिट ऑफ व्हाट। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर जो है ये जी का यूनिट होता है, आपको पता होगा। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल फोर्स इज एंड डैश फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना यहाँ पे, अगर बात करें तो आपको पता होगा एक्शन एट अ डिस्टेंस, या फिर कह सकते हैं फील्ड फोर्स जो होता है, मतलब बहुत दूर से काम करता है, ठीक है। ओके, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल इज हाफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम्स डैश द 2। तो सिंपल सी बात है कि जब भी आपको पता होगा ना कि डिस्टेंस घटा है, हाफ हुआ है, तो फोर्स जो है 1/2 का बढ़ जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 टाइम हो जाएगा। आगे बात करते हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल वाज गिवन बाय। अच्छा, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कौन दिया था आपको पता है, ये न्यूटन साहब दिए थे, है ना, न्यूटन। ओके, आगे बात करते हैं, वेट इज मेजर्ड बाय डैश बैलेंस। तो वेट किससे मापा जाता है, तो आपको पता होगा वेट स्प्रिंग बैलेंस नापा जाता है, और माँ जो है स्प्रिंग बैलेंस से नापा जाता है, ठीक है, सॉरी माँ जो है वो बीम बैलेंस से नापा जाता है। उस तरीके से जो होता है तराजू इस तरीके से, है ना, यहाँ पे और यहाँ पे लगा होता है इस तरीके से, जिससे मास को मापा जाता है। आगे बात करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। ओके, तो देखा यहाँ पे द ग्रेविटेशनल फोर्स विच एक्ट ऑन अ मास ऑफ 1 kg इज डैश। तो दैट इज 9.8 होता है, 1 kg मास पे 9.8 न्यूटन, और ये काम करेगा। आगे बात करते हैं, इफ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 49 न्यूटन देन इट्स मास इज व्हाट। तो देखिए अगर बात करें यहाँ पे, तो वेट 49 न्यूटन है, तो मास क्या होगा, तो W इक्वल टू होता है mg, आप निकाल सकते हैं, दैट इज वेट 49 अपन जी हो गया 9.8 इक्वल टू m।
तो यहाँ से डिवाइड करने के बाद क्या आ रहा है आपको देख लीजिए, तो दैट इज़ 5 आएगा, ठीक है। यहाँ पे तो m = 5 kg हो गया, तो ये हो गया आपको 5 kg, ठीक है, ये बात। नेक्स्ट तरह का दी अपेरेंट वेट ऑफ अ बॉडी ड्यूरिंग फ्री फॉल इज व्हाट। तो अपेरेंट वेट क्या होता है, फ्री फॉल ड्यूरिंग 0 हो जाता है, ठीक है, दैट इज व्हाट 0। तो जब बॉडी फ्री फॉल करता है तो इसका जो एक्चुअली अपेरेंट वेट हो जाता है दैट विल बिकम्स 0। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड रेंज, है ना, उसको रेंज कहते हैं। जब देखिए अगर एक बॉडी ऐसे दैट मूव फ्रॉम लाइक दिस है, देन द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस इज कॉल्ड रेंज, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस होता है दैट इज एक्स, है ना, ये रेंज होता है, इसको क्या बोलते हैं रेंज। तो कितना देर ये ऊपर रहा ये एयर में उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। उसके बाद ये वर्टिकल डिस्टेंस जो कि यहाँ पे ये v हो जाता है, ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम हाइट क्या होता है, ठीक है, ये उसके बाद ये हो गया। तो ये सब चीज़ इसमें कुछ टर्म आता है, वो अगर बात करें तो हम इसमें, ठीक है, डिटेल में आगे वो आपको देख सकते हैं चैप्टर में, पूरा डिटेल में थ्योरी पार्ट में आपको कवर किए सब चीज़ को, वो आप उनको देख सकते हैं। तो आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उनको देखेंगे हम। आप एमसीक्यू क्विज का क्या है वो सॉल्व करते हैं। इस वजह से देखिए मैच करने वाली चीज़ है, इसको मैच कर लेते हैं कॉलम 1 एंड कॉलम बी को, ठीक है। यहाँ पे आप इस तरीके से ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी जो होता है, ये बात आपको पता होगा ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी होता है क्या, पहले ये समझ लीजिए, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी जो होता है यहाँ पे इसका, अच्छा इसके बारे में अगर नहीं पता तो ध्यान दीजिए, आगे दूसरा कर लेते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है दैट इज व्हाट, ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर बात करें तो ये न्यूटन होता है, ठीक है, दैट इज न्यूटन। उसके ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात करें, ग्रेविटेशनल जी होता है, जी के बारे में आपको पता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यहाँ पे ना ये हो गया। तो उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड जो होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करें तो ये हो गया, दैट इज ओके। तो ये हो गया यहाँ से इसका यूनिट, नहीं ग्रेविटेशनल फील्ड, ये ग्रेविटेशनल मास की बात करें तो ग्रेविटेशनल मास जो होता है ये दैट इज ए होता है, ओके। और हो गया आपको यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड जो होता है यहाँ पे दैट इज ये सी होता है, ठीक है, यहाँ से। अच्छा ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी होता है ये होता है सी, है ना, यहाँ से। और ग्रेविटेशनल फील्ड जो होगा दैट इज नो, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी ऑफ फील्ड, ओके। इसमें एक देखिए आपको ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी जो होता है ना ये बता रहे हैं, तो फोर्स जो होता है ये होता है फोर्स पर यूनिट मास, ठीक है, फोर्स पर यूनिट मास जो है ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी होता है, ठीक है, सॉरी क्यू होता है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी की बात करें तो फोर्स पर यूनिट मास होता है, तो मतलब न्यूटन पर केजी दैट इज ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, ये तो सही है। बाकी जो बच गया है इसका, है ना, ये हो जाएगा, ठीक है, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी द ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड दैट इज नो यूनिट, ठीक है। तो ये आपको यहाँ तक समझ में आ चाहिए। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें ये बात आपको ध्यान रखना है, ओके। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको हम समझते हैं, ठीक है, यहाँ से, ओके। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे कि द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाज पोस्टुलेटेड बाय, तो इसका जो आपको पता होगा आंसर क्या होगा ना, न्यूटन होने वाला, ठीक है। तो ये बात आपको पहले से पता होगा, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा अ रॉक इज ब्रॉट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द मून, ठीक है, इट्स मास विल चेंज, इट्स वेट विल चेंज बट नॉट मास, ओके। तो देखिए सिंपल सी बात है कि अगर किसी रॉक को ले आ जाए कहाँ पे, मून के सरफेस पे, इसका वेट चेंज होगा बट मास नहीं होगा, मास तो वही होता है, ठीक है। वेट mg के बराबर होता है, दैट आपको पता होगा W = mg होता है, ठीक है यहाँ पे, लेकिन g चेंज होगा तो इसमें वेट चेंज होगा, आपको इस वजह से यहाँ पे पता होगा, ठीक है, यहाँ पे ये काम होगा, ठीक है। तो आई होप की बात आपको समझ में आया होगा। तो आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है दे रखा है इस पर, ओके। फिर उसके बाद इसमें दे रखा थर्ड में क्वेश्चन, ठीक है, देखिए अ बॉडी इज वेटेड एट द पोल्स एंड देन एट द इक्वेटर, द वेट, एक बॉडी को पहले पोल पे नापा के फिर इक्वेटर पे, तो द इक्वेटर विल बी ग्रेटर देन द पोल, तो सही बात है। तो इक्वेटर पे जो वेट होगा वो ज़्यादा होगा किससे, पोल के रिस्पेक्ट में, आपको पता होगा, क्योंकि इक्वेटर पे क्या होता है, इक्वेटर का रेडियस जो होता है वो बड़ा होता है पोल के इक्वेटर से, ठीक है, रेडियस ऑफ पोल, इसलिए जहाँ आर ज़्यादा होगा वहाँ पे फोर्स छोटा होगा, और फोर्स छोटा हुआ तो यहाँ पे
एफ जो है छोटा लगेगा, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो एट तो यहाँ पे ये आ गया। फिर फोर्थ में क्वेश्चन दे रखा है, देखिए, a lead ball and snowball of the identical radius are released from the certain height in the vacuum. The time taken by both of them. तो क्या हुआ, इक्वल हुआ है यहाँ पे, क्योंकि अगर देखिए दो बॉडी को एक साथ किसी भी जगह से गिराया जाए तो आपको पता होगा कि दोनों का जो टाइम ऑफ रीचिंग होता है, ठीक है, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आने का, क्योंकि ये सब किससे आ रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। तो जी की वजह से जी 9.8 है और ये तो फिक्स है, इस वजह से क्या होगा, दोनों का सेम होगा, ठीक है, एग्जैक्ट इक्वल होगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे फिफ्थ में, ठीक है, क्वेश्चन क्या दे रखा है कि द वेट ऑफ अ बॉडी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो सेंटर पे क्या होगा, जीरो होगा बेटी, कई बार हम बता चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऐसा यूनिट ऑफ जी इज। तो जी का जो है ऐसा यूनिट क्या होता है, आपको पता होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज एक्सेलरेशन है ना। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका यूनिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका बी आंसर। द ऐसा यूनिट ऑफ जी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर, ये आपको पता होगा, ठीक है, यहाँ पे। तो दैट इज डी इज द राइट आंसर। चूज द करेक्ट ऑफ स्टेटमेंट। इसमें जो है करेक्ट स्टेटमेंट कौन, उसको चूज करना है यहाँ पे कि ऑल बॉडीज रिपेल ईच अदर इन दिस यूनिवर्स। नहीं, ये बात तो गलत हो गया ना 8 का, क्योंकि ऑल बॉडी जो है अट्रैक्ट करता है ना। आवर अर्थ डजंट बिहेव लाइक मैग्नेट। नहीं, ये तो करता है, ये भी गलत हो गया। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 8.9, नहीं 9.8 है, ये भी गलत हो गया। ऑल बॉडीज फॉल एट द सेम रेट इन वैक्यूम, ये बात सही है। दुनिया जितना बॉडी है सारे सेम रेट से फॉल करता है, ठीक है। तो 9th में जो क्वेश्चन है दैट इज व्हाट, द मैक्सिमम वेट ऑफ अ बॉडी इज एट द सेंटर ऑफ अर्थ, इनसाइड द अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अबव द अर्थ सरफेस। यहाँ पर मैक्सिमम वेट जो होता है ना अर्थ के सरफेस पे होता है, बाकी आपको पता होगा ऊपर जाने पे भी घटता है, नीचे आने पे भी घटता है, ठीक है। ये दो चीज़ होगा, ठीक है, हर जगह यहाँ पे घटेगा। तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दैट इज सी इज द करेक्ट आंसर। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे क्या है वो देखिए। तो देखिए 10th में क्वेश्चन है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस बी डबल देन द फोर्स बिटवीन देम विल बी बिकम्स। ओके, तो अगर बात करें डिस्टेंस दो बॉडी के बीच का डबल हो जाएगा तो मास के ये यहाँ पे तो फोर्स क्या होगा 1। जब भी देखिए बात करते हैं डिस्टेंस डबल होता है तो फोर्स हमेशा घटता है। जब बॉडी के बीच में देखिए डिस्टेंस बढ़ेगा तो दोनों के बीच में फोर्स क्या होगा, घटेगा, है ना। तो दैट विल बी 1/4 टाइम होना चाहिए, ठीक है। तो 10th का ये हो जाएगा आंसर। आगे बात करते हैं यहाँ पे सेकेंड 11th में, अ बॉडी फॉल्स फ्रीली टुवर्ड द अर्थ विथ यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो अर्थ की ओर गिरेगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ये कितना होगा, 9.8 होगा, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। इसी से कोई बॉडी गिर सकता है। आगे देखिए 12th में क्वेश्चन क्या दे रखा है यहाँ पे, इफ द मास ऑफ अ बॉडी इज एम ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ देन इट्स मास ऑन द सरफेस ऑफ मून विल बी। मास देखिए चेंज नहीं होता, ठीक है, मास हमेशा वही रहेगा। चेंज क्या होता है, वेट। अगर वेट होता तो उसमें कुछ चेंजेस होता है, ठीक है, मास में कोई चेंजेस नहीं होगा। ओके, अगर बात करें यहाँ पे 13 में क्वेश्चन दे रखा है, इफ अ पर्सन जम्प्स 1 मीटर एट द सरफेस ऑफ अर्थ he will jump 6 meter at the surface of moon. Therefore, the ratio of moon's acceleration due to the gravitational with respect to the earth acceleration gravity will be। तो ये बात पता है कि देखिए, तो रेशियो ऑफ मून का है ना, मून का एक्सेलरेशन एंड जो है ड्यू टू द विथ रिस्पेक्ट टू द अर्थ एक्सेलरेशन, तो ये अर्थ कितना होगा, तो ये होगा 1/6, है ना। तो ये आपको पता होगा, दैट इज बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो 13 का जो है बी हो जाएगा इसका आंसर। आगे बात करते हैं यहाँ पे 14 की बात करें, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो 14 में दे रखा है यहाँ पे, वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना। तो देखिए 14 में तो आपको पता ही वेट वेक्टर क्वांटिटी होता ही है, ठीक है। आगे देखा द वेट ऑफ अ बॉडी इज इंडिपेंडेंटली स्पेस मैक्सिमम। जी अब देखिए बाकी गलत है कि MCQ में एक ही आंसर इसमें सही है, तो बाकी तो गलत ही होगा। उसके बाद आपको दे रखा है यहाँ पे क्या कि द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द अर्थ सरफेस इज। तो जी का जो वैल्यू होता है अर्थ के सरफेस पे क्या होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है ना। ये बात आपको पता होगा। अगर 16 में क्वेश्चन रखा, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू बॉडीज डज नॉट डिपेंड्स अपॉन। तो ग्रेविटेशन फोर्स किस पे डिपेंड नहीं करता है, बात करते हैं यहाँ पे, तो देयर सेपरेशन द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। ये तो फिक्स होता है ना
क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि अगर हम बात करें यहाँ पे तो इसमें जो यहाँ से क्या कहते हैं, एक द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू बॉडी डज नॉट डिपेंड अप, अच्छा किस पे डिपेंड नहीं करता, सॉरी कितना, तो जी तो चाहिए ना, ये तो हमको चाहिए, ठीक है, और उसका सेपरेशन चाहिए आर, ये हो गया जी, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस है ना, ये भी चाहिए, m1 इंटू m2 ये तो ज़रूर है। बाकी क्या कह रहे हैं यहाँ पे, द सम ऑफ देयर मासेस, ये नहीं चाहिए ना, मास का सम थोड़ी चाहिए हमको होता है, ठीक है, तो ये हमको नहीं चाहिए, तो दैट इज डी द नॉट करेक्ट, ठीक है। तो अगर बात करें टाइप ऑफ फोर्सेज विच एग्जिस्ट बिटवीन चार्ज बॉडी, अच्छा चार्ज बॉडी के बीच में कौन सा होता है, ठीक है, फोर्सेस, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ना, तो ये बात हम बात करें यहाँ पे तो कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स, ये तो है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करते हैं यहाँ पे, ओके, नाइदर ग्रेविटेशनल नॉट इलेक्ट्रिकल है ना, अच्छा ये हो गया, बोथ इलेक्ट्रिकल एंड ग्रेविटेशनल, ये दोनों हो गया, क्यों, ठीक है, चार्ज जो होता है दो बॉडी के बीच में ना, ये इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है, और इलेक्ट्रॉन मास पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन में भी कुछ मास होता है, तो इनके बीच में क्या होगा, थोड़ा सा क्या होगा, मास भी है ना, तो इसलिए इसके बीच में क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा और इलेक्ट्रिकल फोर्स भी लगेगा। लेकिन अगर बात करें हम तो इलेक्ट्रिकल फोर्स बहुत ही कम होता है इस पर, ठीक है, ग्रेविटेशनल के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रिकल बहुत ही क्या होगा, ज़्यादा होता है, ये ध्यान रखना आपको। तो अगर बात करते हैं यहाँ से नेक्स्ट, व्हेन अ फ्रूट फॉल फ्रॉम ट्री, तो जब एक फ्रूट गिरता है ट्री से क्या होता है, तो ओनली द अर्थ अट्रैक्ट द फ्रूट, बोथ अर्थ एंड द फ्रूट अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है, जब भी कोई बॉडी होता है ना एक दूसरे को हमेशा खींचता है ना, तो ये एक्शन रिएक्शन होता है इस तरीके से, एक ये बॉडी एक ये बॉडी, ये भी इसको खींचेगा और ये भी इसको खींचेगा यहाँ से। 19 की बात करें, 19 में क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, दैट इज when an object is thrown up, the forces of gravity act in the direction of motions, act in the opposite direction of motions, ठीक है, तो जब एक बॉडी ऊपर चला जाता है तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है, तो मोशन के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा, ठीक है, तो 19 का आंसर क्या होने वाला, बी इज द करेक्ट आंसर। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है ये क्या कर सकते हैं, तो कैन बी वेरीफाइड इन द लेबोरेटरी, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, कोई भी लॉ जो होता बनता है उसको हम वेरीफाई पहले कर लेते हैं वो सही है कि नहीं, तभी हम उसको ये पूरा दुनिया के लिए अप्लाई कराते हैं ताकि सबको पता चले ना, ऐसा नहीं कि एक जगह वेरीफाई हुआ दूसरी जगह वेरीफाई नहीं हो रहा है, तो फिर ये कैसा हो सकता है। तो इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स इज हाफ्ड देन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम्स, दैट्स व्हाट, 4 टाइम्स हो जाएगा, जब आधा हो गया तो ये 2 गुना, ये 4 गुना हो जाएगा ना, ठीक है, तो ये 21 का ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बात करें 22 में, तो द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एग्जिस्ट एवरीवेयर इन द यूनिवर्स एट द सरफेस ऑफ द अर्थ ओनली, इनसाइड द अर्थ ओनली, एट द सरफेस ऑफ द मोशन, दुनिया में हर जगह ये अवेलेबल है, ठीक है, जहाँ बॉडी मास दिखे आप लगा सकते हैं ये फोर्स, ओके, सिर्फ मास ही नहीं होगा, आपको उसके बीच का डिस्टेंस भी आपको पता होना चाहिए ना, तभी आप लगा सकते हैं, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है, नहीं तो पता चला आप दो बॉडी के बीच का मास पता चल गया आपको और लगाने लग गया आप पे, है ना, तो आपको आप तो बोले थे, सर तो बोले थे कि यहाँ पे दो बॉडी के बीच में मास पता चल गया, आप लगा दो ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन उनके बीच का डिस्टेंस तो पता ही नहीं है ना, तो आप वो नहीं लगा सकते, तो दोनों के बीच में हमको दोनों का मास पता होना चाहिए और दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें पता होना चाहिए, तभी आप उसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पे निकाल सकते हैं इसको, ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे 23 में क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होल्ड्स गुड फॉर स्मॉल बॉडी ओनली, टेरेस्ट्रियल बॉडी, बिग बॉडीज ओनली, है ना, बिग बॉडीज ओनली एंड ऑल टाइप्स ऑफ बॉडी, तो 23 की अगर बात करें यहाँ पे तो ये हो जाएगा सारी बॉडी के लिए अवेलेबल है। आगे है कि दी ग्रेविटेशनल फोर्स इज डैश, कंटैक्ट फोर्स, एक्शन डिस्टेंस फोर्स, है ना, नाइदर ए नॉट बी, बोथ ए एंड बी, तो ये जो है एक्चुअली 24 का है ना, एक्शन एट डिस्टेंस, बहुत दूर से भी काम कर लेता है। ओके, 25 की बात करिए सब तो आसान क्वेश्चन, 1 की वेट करूँ 1.9.8 न्यूटन के बराबर होता है ना, तो ये बात आपको बहुत पहले से भी पता होगा, ठीक है। 26 में जो दे रखा है डाइन, अच्छा डाइन में देखिए कन्वर्ट करना है आपको, तो क्या होगा यहाँ पे 980 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से, क्योंकि 1 kg वेट जो होता है 9 पॉइंट न्यूटन होता है ना, तो दैट विल भी डाइन में अगर कन्वर्ट करें तो 1000 हो जाएगा वेट, केजी को फिर कीजिएगा यहाँ पे तो 1000 आएगा, न्यूटन में 10⁵ आता है, तो कट के फिर आपको ये 3 जीरो आएगा, इस तरीके से एक जीरो इसमें आ जाता है, तो आप इसको निकाल सकते हैं वेट को डाइन में कन्वर्ट करके आसानी से। ओके,
तो नेक्स्ट दे रखा है यहाँ पे 26 के बाद 27 का क्वेश्चन क्या है देखिए। ओके, तो 27 का क्वेश्चन रखा है नेम द फोर्सेज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ सोलर सिस्टम। तो ग्रेविटेशन की बात करते हैं, ये फोर्स होता है ग्रेविटेशन को एक दूसरे को पकड़े रखता है, ठीक है। तो ग्रेविटेशन को मतलब बांध के रखने के लिए इसमें जो फोर्सेज काम कर रहा है दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। आगे दे रखा है यहाँ पे 28 में विच ऑफ द फ्लोइंग फोर्सेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ वाटर इन रिवर्स। तो रिवर्स में वाटर को फ्लो कराने के लिए कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो 28 का जो आंसर होगा दैट इज बी हो जाएगा इसका आंसर। 29 में क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे नेम द फोर्सेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल्डिंग द एटमॉस्फेयर नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। इसमें भी आएगा आपको ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो नेक्स्ट दे रखा है 30 में क्या दे रखा है, द वैल्यू ऑफ जी डिपेंड्स अपॉन। वैल्यू ऑफ जी किसी भी डिपेंड नहीं करता, ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। 31 की अगर बात करें यहाँ पे तो द रेशियो ऑफ एस आई टू द सी जी एस यूनिट ऑफ जी। तो देखिए एस आई ऑफ सी जी एस की बात करें जी का, तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ये आपको हो जाएगा 10⁻3। क्यों, निकाल के देख लेते हैं आपको, देखिए ठीक है, समझा रहा है कैसे निकालना आपको। तो एस आई जो होता है और सी जी एस जो होता है, इनकी बात करें तो एस आई में आपको जो होगा अपन सी जी एस, तो एस आई में होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर, ठीक है यहाँ पे। और ये होगा डाइन, ठीक है, मीटर को हो जाएगा सी एम स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। तो इसको अगर आप डिवाइड करेंगे, टोटल वैल्यू को देखेंगे डिवाइड करने के बाद, तो आपको जो है ये 10⁻3 आ जाएगा, ठीक है। वैल्यू कैसे आएगा देखिए, आपको वो भी दिखाते हैं कैसे आ रही है ये चीज़। तो अगर हम इसको बात करें यहाँ पे, तो सी जी एस, ये यहाँ से ले लेते हैं एस आई अपन सी जी एस। तो देखिए इसमें क्या आने वाला है यहाँ पे समझते हैं। तो देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर का हम लिखना चाहें तो न्यूटन को लिख सकते हैं यहाँ पे डाइन में, तो 10⁻5 डाइन होगा, ठीक है। मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर में तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और के जी को अगर हम ग्राम में बदलना चाहें तो 1000, ठीक है, ग्राम पे पावर -2 हो जाएगा यहाँ पे। अब अगर बात करें यहाँ पे तो ये देखिए डाइन, तो डाइन में ही रहेगा, ठीक है, डाइन सी एम और ग्राम पे पावर -2 हो जाएगा। तो ये डाइन हो जाएगा, डाइन, तो ये डाइन में कन्वर्ट हो गया, सी एम में भी हो गया कन्वर्ट यहाँ तक, है ना, और जी पावर -2 हो गई है। तो अब इसको अगर हम सॉल्व कर लें यहाँ पे तो 10⁻5 डाइन आ गया है, 10⁻5 डाइन इंटू 10⁻2 दैट इज 10⁻4 हो गया यहाँ पे इंटू, ठीक है, 100 पावर -2 का मतलब हो गया 10 पे पावर -6। कैसे 10⁻3 हो गया, 3 गुना -2 10⁻6, ठीक है, जी पावर -2। ये नीचे में ये डाइन भी आ गया इसमें, ये वाला डाइन, इसके साथ डाइन भी लगा हुआ, ये सी एम भी लगा हुआ है ना यहाँ पे, ये स्क्वायर होगा यहाँ पे। तो ये होगा आपको जी पावर -2 सी एम स्क्वायर डाइन, सारे करिएगा वैल्यू यहाँ पे, है ना, ये वैल्यू यहाँ पे डाइन वाइन जो भी आएगा। तो देखिए 9 में से 6 चला गया यहाँ पे, 10 पावर कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है, ये वैल्यू। तो ये तो आपको बोले थे यहाँ पे, है ना, होने वाला ये चीज़, तो दैट विल बी 10 पावर -3। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ एस यूनिट एंड सी एस यूनिट ऑफ जी। अच्छा जी का वैल्यू, तो ये सिंपल से न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये सीधा सॉरी ये होगा आपको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेंटीमीटर का रेशियो निकाल लीजिए क्योंकि सेकेंड कर जाएगा, मीटर पर सेंटीमीटर 100 है ना, तो दैट इज 10⁻2 आ जाएगा, ये द करेक्ट आंसर है ना। तो 32 का ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं 33, द एस यूनिट ऑफ जी इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर, विच इज द फॉलोइंग कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर एस यूनिट ऑफ जी। तो इसमें देखिए इसमें कौन सा वैल्यू जो है ये आ रहा है। तो मास की अगर बात, न्यूटन की अगर बात करें तो न्यूटन जो है आपको यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के, न्यूटन होता है फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, और यहाँ पे हो गया एक तो हो गया के जी पावर -2, ठीक है। तो ये बात हो गया आपको मास इंटू एक्सीलरेशन न्यूटन को लिख दिए, और यहाँ पे ठीक है मीटर स्क्वायर भी है, मीटर स्क्वायर भी लिखना पड़ेगा हमको। तो न्यूटन को हम मास इंटू एक्सीलरेशन लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, पूरा टर्म, और मीटर स्क्वायर ये है यहाँ पे, और के जी पावर -2 ये हो गया।
तो मास को आप केजी लिख सकते हैं यहाँ पे ना, तो केजी लिखेंगे, 1 केजी में यहाँ पे 2 हो गया, तो यहाँ पे 1 केजी यहाँ से आएगा। एक्सेलरेशन हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू kg⁻² इंटू मीटर स्क्वायर। तो देखिए क्या आने वाला है यहाँ पे, 1 केजी ये हो गया, 1 केजी यहाँ पर हुआ, तो kg⁻⁻1 रहेगा। एक मास यहाँ है, एक मास यहाँ पे, तो मास पे पावर 3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद सेकेंड यहाँ पे है, ठीक है, तो पर सेकेंड स्क्वायर, ये तो ये आने वाला है। तो हमें जो आंसर मिलने वाला है यहाँ पे 33 का, दैट विल बी मीटर³ kg, है ना। एंड ये सेकेंड स्क्वायर, ये सेकेंड स्क्वायर माइनस में है, ध्यान रखना आपको यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ क्योंकि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नीचे है ना, तो पर सेकेंड स्क्वायर नीचे में रखिए या फिर ऊपर में रखिए, तो ये अगर ये सिले को हटा दीजिए तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपको, ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो क्या आपको ये बात आपको समझ में आया, ठीक है। नहीं है तो आप कमेंट कीजिएगा, इसको हम फिर से बता देंगे क्या करना है आपको इसमें से, कोई बड़ी बात है नहीं है, तो छोटा सा थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद आपको आ जाता है समझ में कैसे करना है। आगे बात करते हैं यहाँ पे 34 में द वैल्यू ऑफ जी डिपेंड्स। तो जी का वैल्यू किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता, आपको पहले बता चुके हैं। 34 का डी आंसर होगा 1 न्यूटन इज़ नियरली इक्वल टू। तो 1 न्यूटन की बात करें तो न्यूटन कितना होता है, दैट इज़ व्हाट वी नो अबाउट इट। तो ठीक है, न्यूटन की अगर बात करें तो ये 0.01 kg वेट के बराबर होगा, तब तो ये पूरा 9.8 होता है, ठीक है। ये 98 हो जाएगा, 98 से मल्टीप्लाई होने के बाद 9.8 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको। ओके, तो अच्छा न्यूटन एंड केजी वेट में आपको पहले से भी हम इसमें बता चुके हैं, स्टार्टिंग में ही इसमें कुछ क्वेश्चन है, तो न्यूटन में और केजी वेट में कैसे कन्वर्ट करें, तो ये पूरा वीडियो आपको देख सकते हैं, पुराना क्वेश्चन मतलब पीछे वाला क्वेश्चन में, ठीक है। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36 में क्वेश्चन क्या है उसको समझते हैं। तो यार आप देखिए इसमें जो एक हम और कर सकते हैं क्या कि आपको ये पता है 1 न्यूटन इक्वल टू दैट इज व्हाट 9.8 kg वेट, ठीक है। तो इस तरीके से आप 1 kg वेट इक्वल टू निकाल सकते हैं 1/9.8 इक्वल टू, ठीक है, 1 न्यूटन। तो ये आपको मिल जाएगा इसमें, तो इसको डिवाइड करने के बाद 0.1 के अप्रॉक्स आ जाएगा आपको, ठीक है। ये ध्यान रखना। तो इस तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे यूनिटरी मेथड से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वो क्या है, देखते हैं इसको समझते हैं, ठीक है। 36 में क्वेश्चन दे रखा है, तो द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल बिटवीन टू बॉडीज कैन बी 0 इफ द सेपरेशन बिटवीन दैम बिटवीन द बॉडीज बिकम्स डैश। तो देखिए जब दोनों बीच का दूरी जो है, डिस्टेंस जो है इन्फिनिटी हो जाएगा ना, तब उसके बीच का जो फोर्स 0 हो सकता है, ठीक है। तो आंसर डी होना चाहिए, 36 का आंसर जो है डी हो जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं हम आगे 37 में, एज यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी न्यूटन मीटर स्क्वायर है, ये हो गया, या फिर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों में से कोई भी देखिए एक ही बात होता है। 38 में बात करें तो नेम द साइंटिस्ट हु फर्स्ट परफॉर्म द गैलीलियो एक्सपेरिमेंट ऑन द मून। तो ऐसे इंसान जो गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट मून पे करने वाला था इंसान, आपको पता होगा, और ये बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, दैट इज डेविड स्कॉट है, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको। आगे जो है क्वेश्चन इसमें, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, द ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल आर सेम। देखिए ये बात आपको, देखिए इसमें बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन होता है, ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन सेम नहीं होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको। ग्रेविटी इज ए पार्टिकुलर केस ऑफ ग्रेविटेशन, हाँ ये बात सही है। ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन, एक बड़े ऑब्जेक्ट अगर छोटे ऑब्जेक्ट खींचे तो उसमें जो है ये खींचने वाला चीज़ ग्रेविटी कहलाता है। अब तो उस ग्रेविटेशन सिमिलर ऑब्जेक्ट बीच में फोर्स लगे एक जैसा, तो तब ग्रेविटेशन होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको। आगे उसमें दे रखा है यहाँ से 40 में, द रेशियो ऑफ जी ऑफ मून अपन जी ऑफ अर्थ, मून अपन 1/6 ये, ठीक है। मून ऊपर है और अर्थ नीचे है, तो ऊपर छोटा होगा नीचे बड़ा होगा, आपको ऐसे ध्यान रख लेना। इस तरीके से आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो जो 40 होगा दैट इज यहाँ पे 40 में आंसर बनेगा आपको इस तरीके से, बी विद द आंसर, ठीक है। फिर आगे देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है यहाँ पे,